तो आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, भूमिगत केबल। ठीक है, अब केबल के मीनिंग समझिए यहाँ पे, मतलब धरती के बाहर, मतलब पोल पे आपके घरों में जो यूज करते हैं उसको वायर बोला जाता है, या हिंदी में तार बोला जाता है। ठीक है, लेकिन यही तार को अगर हम धरती के अंदर यूज करते हैं, भूमिगत जिसको बोलते हैं, धरती के अंदर यूज करते हैं, उसको केबल बोला जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, कभी भी जब भूमिगत का इस्तेमाल करेगा, अंडरग्राउंड बोलेगा, तो केबल ही बोलता है। ठीक है, इसी के बारे में पढ़ेंगे। अब अंडरग्राउंड में जब हम तार का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे पास रिस्क बहुत ज्यादा रहता है ना। क्या रहता है, रिस्क ज्यादा रहता है कि भाई तार के इंसुलेशन फेल ना करे। इंसुलेशन का मतलब ये जो कंडक्टर है, ये इसमें से अगर करंट का कहीं लीकेज हो गया तो क्या होगा कि करंट पूरे चारों तरफ फैल जाएगा। धरती क्या है कि करंट के सुचालक रूप में काम कर जाती है, क्योंकि कहीं धरती गिल्ली है, नमी है, पानी है, तमाम ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो करंट को फ्लो करा देंगे, और उससे क्या होगा, बहुत बड़े स्तर पर हादसा हो सकता है। इसीलिए हम लोग जब भी कभी धरती के अंदर तार का इस्तेमाल करते हैं तो सुरक्षा को काफी ध्यान में रखा जाता है। वैसे में अंडरग्राउंड जो केबल होता है उस पे कई तरह के इंसुलेशन किया जाता है। जैसे इस केबल को ध्यान से देखिएगा तो सबसे पहले जो कोर है, कोर कॉपर का हो सकता है या एल्युमिनियम का हो सकता है। इसके ऊपर देखिए जो ये रेड कलर का आपको दिखाई दे रहा है, पीला कलर और ये नीला कलर, ये सब क्या इंसुलेशन है। जैसे घरों में तार होता है ना, तार के ऊपर जो इंसुलेशन होता है वही वाला इंसुलेशन है। इसके बाद मेटालिक शीट लगाई गई है। मेटालिक शीट है जो इसको नमी से, मॉइस्चर से सुरक्षा प्रदान करेगी। ठीक है ना, कहीं कहीं यहाँ पे मेटल लीड शीशा लगा रहता है, कहीं पे मेटालिक शीट होता है, कहीं पे लीड होता है। ठीक है, इसके बाद बीडिंग की जाती है, इसके बाद अमरिंग की जाती है, इसके बाद सर्विंग होती है। तो इतना लेयर का सुरक्षा इसको दिया जाता है। काउंट करिएगा तो 1 2 3 4 5, 5 तरह की सुरक्षा इसको प्रदान की जाती है। मतलब कुल मिलाकर यह है कि इसका जो लीकेज है करंट का वो संभव नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अब अमरिंग क्या होता है, बीडिंग क्या होता है, सर्विंग क्या होता है, सब आगे हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये बात समझ में आ गया होगा कि जो अंडरग्राउंड केबल होगा उसमें सुरक्षा बहुत बड़े स्तर पे की जाती है। ठीक है, तो पहला है कि उपयोग कहां करते हैं इसका। तो बाबू जैसा कि नाम मालूम है कि अंडरग्राउंड केबल है, इस्तेमाल भी अंडरग्राउंड में करेंगे। जैसे विद्युत शक्ति के ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में इसका प्रयोग करते हैं। जहां पे ट्रांसमिशन करना हो और डिस्ट्रीब्यूशन करना हो, दोनों जगह इस्तेमाल करेंगे, है ना। ट्रांसमिशन लाइन में कभी कभी क्या होता है ना कि शहर पड़ जाते हैं, पहाड़ हो जाता है, तो ऊपर ऊपर तार को हम नहीं भेज सकते हैं, तो क्या करते हैं, जमीन के अंदर से खोदकर तार को हम लोग आगे बढ़ा देते हैं। ठीक है, ट्रांसमिशन में ऐसा करते हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन में भी अब अंडरग्राउंड ही केबल किया जा रहा है। ठीक है, अब आता है जहां ओवरहेड लाइन लगाना संभव नहीं होता, शहर, रेलवे, एयरपोर्ट इत्यादि जगह पे हम लोग क्या करते हैं, ओवरहेड लाइन नहीं लगा सकते हैं, पुल नहीं लगा सकते हैं। जैसे एयरपोर्ट है वहां पुल नहीं लग सकता है, तो अंडरग्राउंड केबल ही बिछाते हैं, इसी को बिछाते हैं। ठीक है, अधिक सुरक्षित और सौंदर्यपूर्ण की व्यवस्था के लिए, जहां पे अधिक सुरक्षा चाहिए और सौंदर्यपूर्ण का मतलब होता है कि जहां पर देखने में सुंदर लगे, अच्छा लगे, वहां पर हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे आता है कोर। कोर का मतलब ये होता है, कोर का मतलब होता है कि अंदर में कितना तार डाला हुआ है। ठीक है, जैसे कह रहा कि कोर में सिंगल कोर या मल्टी कोर का हमें तार देखने को मिलता है, जिसके अंदर में एक केबल हो, जिसके अंदर में केवल एक कंडक्टर लगा हो, उसको बोलेंगे सिंगल कोर। क्या बोलेंगे, सिंगल कोर बोलेंगे। और जिसमें एक से ज्यादा तार लगा हो उसको मल्टी कोर बोलते हैं। ठीक है ना, तो कोर का मतलब है अंदर में कितना वायर है हमारा। ठीक है, तो 2 वायर है, 3 वायर है, 4 वायर है, कितना वायर है। और ये जो वायर बनता है अल्युमिनियम का या कॉपर का हो सकता है। अगर बढ़िया वायर है तो कॉपर का होगा, थोड़ा सा सस्ता वाला होगा तो अल्युमिनियम का होगा। ठीक है, अब बोल रहा है कि ये सॉलिड होता है और स्ट्रेंडेड होता है। स्ट्रेंडेड मतलब लड़ीदार, स्ट्रेंडेड का मतलब होता है कि उसको अगर इसे घुमा भी दीजिएगा तो टेढ़ा नहीं होगा, फिर सीधा हो जाएगा, है ना। इस तार को ऐसे थोड़ा सा बेंड भी करिएगा तो बेंड तो होगा, जहां घुमाना वहां घूम भी जाएगा, लेकिन फिर सीधा करिएगा तो सीधा हो जाएगा। घरों में जो तार होता है देखिएगा, तार को हम लोग लपेट कैसे रखते हैं, तो क्या वो टेढ़ा हो जाता है क्या, बिल्कुल नहीं होता है। उसी को स्ट्रेंडेड बोला जाता है, वो हमेशा वो सीधा रहेगा। लड़ीदार है लेकिन सीधा रहेगा। आजकल देखे होंगे ड्रामा वगैरह, जो जो कई सारे महिलाएं हैं ना, चूड़िया जो पहनती है ना, वो लड़ीदार पहनती है, मतलब चूड़ी वो प्लास्टिक वाला था, ऐसा करके एक बार में निकाल देगा और सीधा करेगा तो तार जैसा हो जाता है, फिर छोड़िएगा तो फिर चूड़ी जैसा बन जाता है, उसी को बोलते हैं। ठीक है, उपयोग कोर्स समझ गए, तो आगे बढ़ते हैं। तो अब आते हैं इंसुलेशन।
कोर के बाद हमारा कोर किसको बोले हमने, कोर किसको बोला, इस कंडक्टर को कोर बोला, ठीक है ना, इस कंडक्टर को कोर बोला। अब यहाँ के बाद जितना चीज है सब इंसुलेशन है, मतलब इसको जो करंट लीकेज ना करे उसके लिए इसको जो क्या करते हैं, कवर करके रखते हैं, उससे के इंसुलेशन के नंबर ऑफ जो लेयर है उसके बारे में हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो चलिए अब देखिए इंसुलेशन कवरिंग के बारे में समझते हैं। तो कह रहा है कि कंडक्टर को नमी और लीकेज से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कंडक्टर को नमी और लीकेज से बचाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इंसुलेशन करते हैं, ठीक है। तो पहला अगर पूछे कि इंसुलेशन क्यों की जाती है, तो भाई नमी और लीकेज से बचाने के लिए इंसुलेशन करते हैं। दूसरा क्या है कि शॉर्ट सर्किट ना हो, अगर तार खुला रहेगा तो आपस में कहीं टच करेगा, शॉर्ट सर्किट हो सकता है, लेकिन कवर किया रहेगा तो शॉर्ट सर्किट होने की संभावना बेहद ही कम हो जाता है, ठीक है। अब इसमें कौन सा मटेरियल का यूज करते हैं इंसुलेशन में, तो या तो इम्प्रेग्नेटेड पेपर का उपयोग करेंगे, है ना, इम्प्रेग्नेटेड पेपर का उपयोग करते हैं, या XLPE का प्रयोग करते हैं, या ब्यूटाइल रबर का प्रयोग करते हैं, या पीवीसी का प्रयोग करते हैं। इतना सारा मटेरियल है, इसमें से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पीवीसी का ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब मेटालिक कवरिंग भी करते हैं या सीथ, इसको सीथ, मेटालिक कवरिंग को सीथ कवरिंग भी बोलते हैं या मेटालिक कवरिंग बोलते हैं। मतलब इंसुलेशन तो करते हैं इन सारे मटेरियल से, लेकिन इसके अलावा मेटल का भी प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं, तो कह रहे कि इंसुलेशन में जो नमी होता है, मॉइस्चर होता है, उसको प्रवेश को रोकने के लिए हम मेटालिक कवरिंग भी करते हैं। आइए आपको मैं दिखाता हूं फिर से, देखिए यहाँ पे देखिएगा, तो यही मेटालिक सीथ है, ये वाला जो भाग है ना, मतलब जो तार है, तार के जस्ट वाला जो भाग है, इसी को मेटालिक सीथ बोलते हैं, है ना। क्यों उपयोग करते हैं, क्योंकि नमी और मॉइस्चर से बचाने के लिए कभी कभी मेटालिक जगह पे लीड मतलब शीशा का इस्तेमाल करते हैं। किसका करते हैं, शीशा का करते हैं। तो दोनों तरीके का आता है, शीशा वाला भी आता है और मेटालिक लीथ वाला भी आता है। और एक बात, अमरिंग जो होता है ना, यहाँ भी हम क्या करते हैं, मेटल का प्रयोग करते हैं, जो आगे हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप देखें कि एक तो हम लोग जो मटेरियल है, ये सारे मटेरियल यूज करते हैं, मेटल का भी प्रयोग करते हैं मॉइस्चर और नमी को बचाने के लिए। और इसके अलावा कह रहा है कि लीड या लीड एलोआई का भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। लीड और लीड एलोआई क्यों करते हैं, क्योंकि ये भी क्या करता है, नमी और मॉइस्चर से बचाने का काम करता है, ठीक है। कभी कभी अल्युमिनियम वजन कम करने के लिए भी हम लोग प्रयोग करते हैं, अल्युमिनियम का भी कभी कभी प्रयोग किया जाता है अगर वजन को कम करना है तो, ठीक है। इतना सारा मटेरियल का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। अब आते हैं हम लोग, इस तार में बहुत सारा चीज सुनने को देखने को मिल रहा है, बीडिंग। तो बीडिंग को समझ लेते हैं, बीडिंग क्या होता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो अल्युमिनियम बोला है ना, ये जो मेटालिक कवरिंग और सीथ है ना, इसी के अंदर में क्या होता है, दो चीजें होती है। जो एक तो हम मेटल से प्रयोग कर लेते हैं, है ना, तो लेकिन नॉर्मली लीड मतलब शीशा का ही इस्तेमाल किया जाता है। अगर शीशा का तो थोड़ा सा भारी हो जाता है तो हम लोग अल्युमिनियम का भी प्रयोग करते हैं, ठीक है, जो मैंने पहले ही बता दिया था आपको, ठीक है। देखिए यहाँ पे इस वाला भाग में हम लोग अल्युमिनियम का भी प्रयोग करते हैं और शीशा का भी प्रयोग करते हैं, लीड का भी प्रयोग करते हैं इस वाला भाग में, ठीक है। अब आता है हमारा वेडिंग, ठीक है ना। देखिए वेडिंग, ये वाला पार्ट इसको वेडिंग बोलते हैं। ये वाला पार्ट जो वेडिंग है, तो इसके इस तरफ देखिएगा तो अमरिंग है। अमरिंग क्या होता है, किसका होता है, धातु का। किसका होता है, धातु का होता है, स्टील का होता है। और ये जो होता है शीशा का होता है। इन दोनों के बीच में बीडिंग होता है। बीडिंग क्या करता है, इस बात को समझिए, बस दिमाग में ये रखना कि ये शीशा है इस तरफ और इस तरफ मेटल है, स्टील है, उसके बीच में हम बीडिंग करते हैं। और बीडिंग समझिए, कह रहे कि मेटालिक शीथ को मैकेनिकल डैमेज से बचाने के लिए, ये जो मेटालिक शीथ है या जो शीशा है, ये वाला पार्ट, इसको मैकेनिकल डैमेज से बचाने के लिए, क्योंकि ये जब फूटेगा तो मॉइस्चर का लीकेज हो जाएगा, इसीलिए इस वाला जो पार्ट है ये है हमारा स्टील का, है ना। स्टील वाला पार्ट पे क्या, अगर ऊपर से दबाव पड़ेगा तो इसके प्रेशर अगर शीशा पर डायरेक्ट पड़ेगा तो शीशा फूट सकता है ना, मैकेनिकल डैमेज हो सकता है। प्रेशर से जो चीजें टूटती है उसको मैकेनिकल डैमेज बोलते हैं। इसीलिए हम लोग बीडिंग लगाते हैं यहाँ पे। ये रबड़ का होता है, किसका होता है, जूट का, रबड़ का, है ना, या हेम्प क्लॉथ का होता है। तो इसको हम इसलिए लगाते हैं कि शीशा टूटे नहीं, ठीक है ना, डैमेज ना हो। अमरिंग से होने वाले नुकसान से सुरक्षा के लिए, ये जो अमरिंग है ना, अमरिंग मतलब क्या, मेटल का है, इससे होने वाले नुकसान से लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब मटेरियल इसमें क्या होता है, तो कहा कि फाइबर्स मटेरियल से डूबी पेपर टेप होता है। ये किसका होता है बीडिंग,
तो फाइबर मटेरियल से डूबी पेपर टेप का होता है, जूट का हो सकता है, हेम्प क्लॉथ का हो सकता है, रबड़ का भी होता है, ठीक है। लेकिन अभी आपके सिलेबस में इतना ही नाम दिया हुआ है। अब अमरिंग समझिए, कह रहा है कि केबल को मैकेनिकल चोट से बचाने के लिए, ये जो केबल है, केबल पे कोई मैकेनिकल लोड आए, मान लीजिए कि ऊपर से बहुत बड़ी गाड़ी क्रॉस कर रही है, केबल के ऊपर से प्रेशर पड़ेगा केबल पे, तो केबल पर प्रेशर पड़ेगा तो ये सब टूटे नहीं अंदर वाला पार्ट, इसलिए यहाँ पर थोड़ा मेटल वाला पार्ट हम लगाते हैं, मेटल का, ठीक है। ठीक है ना। इसमें देखिए गैल्वेनाइज स्टील वायर या स्टील टेप लिखा ना, स्टील, गैल्वेनाइज स्टील का प्रयोग कर लेते हैं या स्टील टेप का प्रयोग करते हैं। ये सिंगल और डबल दोनों लेयर में मौजूद होता है, सिंगल लेयर भी होगा, डबल लेयर भी होगा। अब स्टील का प्रयोग करेंगे तो इस पे से अगर प्रेशर ज्यादा भी पड़ेगा तो अंदर वाला पार्ट हमारा क्या रहेगा, सुरक्षित रहेगा, ठीक है। समझ रहे हैं बातों को। अब आते हैं सर्विंग। देखिए अब सर्विंग की बात कर रहे हैं किसका, इससे बाहर वाले पार्ट को बोल रहे हैं सर्विंग। अब सर्विंग समझिए क्या होता है। तो सर्विंग में बोल रहा है कि अमरिंग को जंग और बाहरी नुकसान से बचाने के लिए, क्या है, अमरिंग को बाहरी जंग और सुरक्षा से बचाने के लिए। अब समझिए यहाँ पे बात को, ये क्या है, अमरिंग है। अमरिंग किसका, स्टील का है। तो स्टील है तो इसमें क्या लग सकता है, जंग लग सकता है कि नहीं लग सकता है, बिल्कुल जंग लग सकता है। कैसा जंग लगेगा, जब ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा तो हम क्या करते हैं, सर्विंग से इसको ढक देते हैं कवर से पूरा। अब ढकने से क्या होगा कि इसके अंदर में ऑक्सीजन नहीं जाएगा, हवा के संपर्क में नहीं आएगा, तो क्या होगा, स्टील है, स्टील में जंग नहीं लगेगा। इसीलिए लिखा गया है कि जो सर्विंग होता है बाहरी जंग से और बाहरी नुकसान से बचाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब आता है मटेरियल। तो फाइबर्स मटेरियल के परत से इसको बनाया जाता है। कैसे बनता है, फाइबर्स मटेरियल से इसको बनाया जाता है, ठीक है। अब समझिए अंडरग्राउंड केबल लेयर है ना। तो जैसे सबसे पहले कोर होता है, कोर के बाद क्या होता है, इंसुलेशन होता है, इंसुलेशन के बाद मेटालिक शीट होता है, और मेटालिक शीट पर बीडिंग होता है, अमरिंग होता है और सर्विंग होता है। इस तरह के टर्मिनोलॉजी में ये होता है, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे करेक्ट, केबल का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ केबल। करेक्ट, केबल का वर्गीकरण निम्न आधारों पर किया जाता है। कौन कौन आधार पर करते हैं भाई, तो कोर के आधार पर करते हैं, बेस्ड ऑन कोर। वोल्टेज के आधार पर करते हैं, डिपेंडेंसी ऑन वोल्टेज। इंसुलेशन सामग्री के आधार पर करते हैं, और क्षेत्र के आधार पर करते हैं, रीजन के आधार पर भी करते हैं। या कहीं पे कीचड़ वाला रीजन हो सकता है, सूखा हो सकता है, मरुस्थल हो सकता है, उसके भी आधार पर करते हैं। अब पदार्थ की अवस्था के आधार पर भी करते हैं हम लोग, है ना। पदार्थ की अवस्था के आधार पर भी हम लोग क्या करते हैं, केबल का वर्गीकरण करते हैं। तो इतने सारे वजह से हम लोग क्या करते हैं, इतने सारे तरीके से वर्गीकरण करते हैं। तो पहला क्या है कि डिपेंडिंग ऑन वोल्टेज, वोल्टेज के आधार पर देखिएगा। तो वोल्टेज के आधार पर 5 तरह के केबल होते हैं। जो पहला केबल होता है लो टेंशन होता है, जिसका वोल्टेज कितना होता है, 1000 वोल्ट तक होता है। 1000 वोल्ट तक के केबल को क्या बोलते हैं, लो वोल्टेज केबल बोलेंगे, ठीक है। हाई टेंशन 1 किलो वोल्ट से लेकर 11 किलो वोल्ट तक, मतलब 1000 वोल्ट से लेकर 11,000 वोल्ट के तक के केबल को हाई टेंशन केबल बोलते हैं। अब आता है सुपर टेंशन, एसटी केबल 22 किलो वोल्ट से 22,000 वोल्ट से लेकर 33,000 वोल्ट के बीच के जो केबल है उसको बोलते हैं सुपर टेंशन या एसटी टेंशन। इसका होता है एक्स्ट्रा हाई टेंशन, ईएसटी है ना केबल, ये होता है 33,000 से लेकर 66,000 वोल्ट के बीच, या कह सकते 33 किलो वोल्ट से लेकर 66 किलो वोल्ट के बीच, ठीक है। ऑयल एंड गैस प्रेशराइज्ड केबल, ये 66 किलो वोल्ट से लेकर 132 किलो वोल्ट या इससे अधिक के जो होता है वो प्रेशराइज केबल या ऑयल केबल इसको बोला जाता है, ठीक है। तो ये वोल्टेज के आधार पर वर्गीकरण है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा टाइप्स ऑफ अंडरग्राउंड केबल, ठीक है ना। अंडरग्राउंड केबल का प्रकार, तो इसमें तो हम पीवीसी केबल पढ़ चुके हैं, इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। अब पढ़ेंगे पेपर इंसुलेटेड लीड कवर्ड आर्मर्ड केबल, पीआईएलसी केबल। इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, पीआईएलसी केबल या पेपर इंसुलेटेड लीड कवर्ड आर्मर्ड केबल, ठीक है। इतना सारा नाम है बड़ा सा, ठीक है। तो चलिए पीआईएलसी केबल, ठीक है। बोला कि जिस केबल में तेल में भीगा हुआ पेपर इंसुलेशन है ना, इसको ध्यान में रखिएगा। तेल में भीगा हुआ पेपर इंसुलेशन, पेपर का इस्तेमाल करते हैं लेकिन तेल में भिगाकर इस्तेमाल करते हैं इंसुलेशन के लिए, ठीक है। उसके ऊपर लेड शीथ और बाहर स्टील आर्मरिंग होती है, उसे हम लोग पीआईएलसी आर्म्ड केबल कहते हैं, ठीक है। इस बात को, ये वाला पॉइंट्स को ध्यान में रखना है ना। तेल में भीगा हुआ पेपर इंसुलेशन का काम करता है और बाकी चीजें सबसे में, लेकिन यही वाला चीज आपसे पूछेगा, क्या पूछेगा, पीआईएलसी आर्म्ड केबल में
हम लोग जो पेपर का इस्तेमाल करते हैं कैसा पेपर होता है, तो बताना होगा कि तेल में भीगा हुआ पेपर होता है, ठीक है। अब अगर है कि आर्मरिंग के आधार पे हमारा जो केबल है, तो यहाँ पर देखिए दो तरीके में बांट देता है। आर्मरिंग के आधार पे दो भागों में बांटता है, और आर्मरिंग जो होता है वो मेटल से किया जाता है, स्टील होता है, ठीक है ना। तो उसमें सिंगल लेयर होता है और डबल लेयर होता है। तो सिंगल लेयर को हम सिंगल स्टील टेप आर्मर बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसमें एक ही लेयर होता है, ठीक है ना, मतलब सिंगल स्टील होता है। और डबल स्टील टेप आर्मर में क्या होता है, इसका जो कवर होता है डबल स्टील का, स्टील का जो लेयर होगा डबल होगा। यूज कहां करते हैं, तो हाई वोल्टेज में, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज में, और अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन सिस्टम में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो आता है हमारा कि यह अल्युमिनियम और एनल्ड कॉपर के कई स्ट्रैंड मिलाकर बना होता है। ये जो केबल बनता है अल्युमिनियम और कॉपर का कई सारे छोटे छोटे तारों को मिलाकर बनता है। आप घर में जो तार होता है देखते होंगे, उसमें महीन महीन बारीक बारीक कई सारे तार होते हैं, ठीक है ना। उस सबको एक साथ मिलाकर बनाया जाता है। और इसके बाद क्या करते हैं, देखो कई सारा तार है ना, कई सारा तार, इसके बाद पेपर का इंसुलेशन से लपेट के एक तार बना देता है इसको, ठीक है ना। महीन महीन कई तारों को एक साथ पकड़ के ऊपर पेपर का इंसुलेशन करता है। कौन सा पेपर, तो ऑयल इमर्ज्ड पेपर इंसुलेशन, ठीक है। केबल की प्रत्येक कोर को अलग अलग ऑयल इमर्ज्ड पेपर से इंसुलेट किया जाता है, ठीक है। क्या बोला, कि केबल की प्रत्येक कोर को अलग अलग ऑयल इमर्ज्ड पेपर से इंसुलेट किया जाता है, तेल में भीगा हुआ पेपर से, ठीक है। बाद में सभी कोर को एक साथ बंडल कर देता है, और बाद में सभी कोर को एक साथ पकड़ कर बंडल कर देते हैं। एक होता है ऑयल एंड गैस फील्ड प्रेशराइज्ड केबल। इसमें इसका उपयोग एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन के लिए करते हैं। रेंज 132 किलोवोल्ट से लेकर 220 किलोवोल्ट तक। याद रखिएगा, सबसे ज्यादा जो हाई पावर का वोल्टेज वाला जो तार होता है 132 किलोवोल्ट से 220 किलोवोल्ट या इससे भी अधिक होता है। उसमें हम लोग क्या करते हैं, ऑयल और गैस का प्रेशराइज करके हम लोग भर देते हैं, जिससे क्या होता है, इंसुलेशन और मजबूत होता है। आगे हम लोग देखेंगे वैसे, ठीक है, कि केबल पोल थ्री फेज सप्लाई, थ्री फेज सप्लाई के लिए जो केबल का इस्तेमाल करते हैं उसमें कई तरह के केबल पाए जाते हैं, ठीक है ना। एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। बोल रहा है कि थ्री फेज विद्युत आपूर्ति के लिए सामान्यतः तीन निम्न प्रकार की अंडरग्राउंड केबलों का प्रयोग किया जाता है। पहला होता है बेल्टेड केबल, ठीक है ना। अब यहाँ पर दो तीन केबल के बारे में बताएंगे, ध्यान से सुन लीजिएगा, पूछता है, ठीक है। तो सप्लाई के आधार पे, थ्री फेज सप्लाई के आधार पे वर्गीकरण किया है, जिसमें पहला है बेल्टेड केबल, ठीक है। कहा कि जिस केबल में तीनों कंडक्टर को अलग अलग इंसुलेट करके बाद में कॉमन पेपर बेल्ट इंसुलेशन दिया जाता है, उसे बेल्टेड केबल कहते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें तीन गो तार है, ठीक है ना, क्या है, तीन गो तार है, और ये तीनों तार को अलग अलग इंसुलेशन करेंगे। क्या करेंगे, अलग अलग इंसुलेशन करेंगे, ठीक है। इसके बाद सबको जोड़ के एगो बना देंगे, एगो नहीं बनाएंगे, सबको जोड़ के फिर बांध देंगे। रहेगा तीन गो, एक दो तीन, लेकिन सबको एक साथ क्या करेंगे, बांध देंगे। उसको बोलते हैं बेल्टेड कवर। मतलब जैसे कमर में बेल्ट बांधते हैं ना, उसी तरह से बोल रहा है कि तीन गो तार है, तीनों का अलग अलग इंसुलेशन किया हुआ, फिर तीनों को जोड़कर एक साथ बांध देते हैं, तो उसको बेल्टेड कवर बोलते हैं। उपयोग कहां करते हैं, तो कह रहा है कि समान उपयोग 11,000 किलो वोल्ट तक करते हैं, सॉरी 11,000 वोल्ट तक करते हैं, या 11 किलो वोल्ट तक करते हैं, ठीक है। असमान कंडीशन में कह रहा है कि 22 किलो वोल्ट तक कर सकते हैं, मतलब 22,000 वोल्ट तक कर सकते हैं। असमान कंडीशन मतलब कहा कहीं लगता है कि नहीं करना ही पड़ेगा तो कर सकते हैं। वैसे समानतः हम लोग कितना करते हैं, 11 किलो वोल्ट या 11,000 वोल्ट, ठीक है। उपयोग कहां है, तो लो और मीडियम वोल्टेज अंडरग्राउंड सप्लाई में, लो और मीडियम वोल्टेज जो अंडरग्राउंड सप्लाई है उसमें कर सकते हैं, या थ्री फेज सिस्टम हम इसका प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर देखिए दिखाया गया है हमारा ये केबल, ठीक है। देखिए यही केबल है, ये एक इंसुलेशन यहां हो गया, ठीक है। ये मतलब पहला तार है ये, फिर ये दूसरा तार है, ठीक है, फिर ये तीसरा तार है। अब तीनों का इंसुलेशन अलग अलग किया गया, इसका ऐसे किया गया है, इसका ऐसे किया गया है, और इसका ऐसे किया गया, फिर तीनों को पकड़ के एक साथ ऐसे बांध दिया गया है, ठीक है। तो तीन गो क्या है, कंडक्टर है, तीन गो तार है। अब प्रत्येक तार को देखिएगा तो व्हाइट व्हाइट ऐसे डॉट डॉट दिख रहा होगा, ये सब क्या है, पतला पतला स्ट्रिंड है, मतलब पतली पतली कई बारीक तारे हैं, उनको जोड़ के एगो तार बनाया गया, इनको जोड़कर एगो तार ये बनाया गया, ठीक है, ऐसा किया गया।
और इसमें लीड शिस्ट जो होता है ना, ये लीड शिस्ट, तो कौन सा ऊपर वाला भाग जो होता है वो क्या होता है, लीड शिस्ट का होता है। और इन दोनों के बीच में, केबल और लीड शिस्ट के बीच में थोड़ा सा गैप होता है। क्या होता है, गैप होता है। थिकनेस ऑफ द इंसुलेशन बिटवीन कंडक्टर एंड शिथ, ठीक है ना। और इसको जो बांधते हैं ना, देखिए यहाँ पे, और फिर से दिखाता हूं मैं, ये जो बांधने हुए है, तीनों को पकड़कर जो इस लाइन को आप देख रहे हैं, इसको बोलते हैं बेल्ट पेपर। क्या बोलते हैं, पेपर बेल्ट। यही पेपर बेल्ट है, इसको पकड़कर तीनों को हम लोग बांध लेते हैं, ठीक है ना। और इन दोनों तारों के बीच में भी एक गैप रखा जाता है, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, फिगर ध्यान से देखिएगा, इन तीनों के बीच भी एक गैप रखा था मेंटेन, कि तीनों सटे नहीं, क्योंकि अगर सटेगा तो तार क्या होता है, हीट होता है। जब वोल्टेज इसमें जाता है तो हीट होता है, और हीट होने से क्या होगा, इंसुलेशन फेल कर जाएगा, तो शॉर्ट हो सकता है, ठीक है। ये तमाम चीज आप यहाँ पे देख लिए। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब आता है स्क्रीन्ड केबल। क्या आता है, स्क्रीन्ड केबल। स्क्रीन्ड केबल का मतलब क्या हुआ, तो समझिए यहाँ पे कह रहा कि जिस केबल में प्रत्येक कोर के चारों ओर मेटालिक स्क्रीन लगाई जाती है ताकि इलेक्ट्रिक स्टेट समान रूप से वितरित हो, उसे स्क्रीन्ड केबल कहते हैं। आप समझिए, ये केबल है, ये केबल है, ये सब क्या है, केबल है या कंडक्टर बोलिए, सिंगल है ना। तो क्या करते हैं इसमें हम लोग, इसके ऊपर मेटालिक कवर लगा देते हैं। मेटालिक कवर स्टील का क्यों लगाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक स्ट्रेस है, वोल्टेज का एक फोर्स है, और वोल्टेज की वजह से इन दोनों में क्या हो सकता है, लूजपन आ सकता है, ढीला हो सकता है। प्रेशर की वजह से हीट बढ़ेगा, तो हीट की वजह से ये ढीला हो सकता है तार। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक मेटालिक कवर लगा कर रखते हैं, जिसकी वजह से ये इसको इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस से सपोर्ट मिल जाता है, ठीक है। और एक एक्स्ट्रा ये दिख रहा होगा आपको तार, ठीक है ना, ये सपोर्ट के लिए होता है। कभी कभी न्यूट्रल में भी इसका हम लोग उपयोग कर लेते हैं। तो जो स्क्रीन्ड केबल होता है इस तरह का, जिसमें ऊपर मेटल लगा रहता है ना, मेटालिक स्क्रीन लगाई जाती है, उसका इस्तेमाल हम लोग 22,000 वोल्ट से लेकर 66,000 वोल्ट के बीच में करते हैं, या 22 किलो वोल्ट से लेकर 66 किलो वोल्ट के बीच में इस्तेमाल करते हैं। यूज क्या है इसका, कह कि हाई वोल्टेज अंडरग्राउंड सिस्टम उपयोग करते हैं, या बेल्टेड केबल से बेहतर इंसुलेशन परफॉर्मेंस के लिए करते हैं। कहां करते हैं, एक तो 22 किलो वोल्ट से 66 किलो वोल्ट के बीच में करेंगे, ठीक है। कह रहा है कि ऐसा नहीं करके, अगर जहां पे बेल्टेड केबल का इस्तेमाल नहीं कर सकते या उससे बेहतर हमको सप्लाई देना होता है, तो वहां पर हम इसका इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। आ गया समझ में। तो आगे बढ़ते हैं। अब आता है दाब केबल। दाब मतलब प्रेशर केबल, ठीक है ना। अब प्रेशर केबल यही केबल है, देखिए ध्यान से, यही प्रेशर केबल है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये जो देखिए, ये अंदर में 3 केबल दिखाई दे रहा होगा, 1 2 3 है ना, तीनों कनेक्टर है, 1 2 और 3। अब इसके ऊपर क्या है कि इसके ऊपर पेपर का इंसुलेशन किया गया है, पेपर इंसुलेशन या पेपर बेल्ट बोल लीजिए। और इसके बीच में देखिए इतना सारा गैप है, इसको एयर डक्ट बोलते हैं। और सबसे बाहर क्या होता है, इसका लीड शीथ होता है, और इसी के अंदर में क्या भरा रहता है, गैस भरा रहता है, ऑयल भरा रहता है। ऑयल होगा नहीं तो गैस हम लोग भर देते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या बोला, कि जिस केबल में इंसुलेशन की डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता है, करंट से लड़ने की क्षमता है ना, करंट इसको इंसुलेशन को फेल करके बाहर ना निकले, तो जो मजबूती होता है उसको डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बोलते हैं, कि डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इसका ज्यादा है। तो जिस केबल से करंट बाहर ना निकले, कितना भी कुछ कर लीजिए, बाहर नहीं करंट का लीकेज हो सकता है, उसको बोलेंगे डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इसका क्या है, ज्यादा है, मजबूत है, ठीक है ना। तो वही बोला कि जिस केबल में इंसुलेशन की डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए तेल या नाइट्रोजन गैस के दबाव से भरा जाता है, उसे प्रेशर केबल कहते हैं। तो प्रेशर केबल में कौन सा गैस इस्तेमाल करते हैं, तो नाइट्रोजन गैस करते हैं, ठीक है ना, या कोई तेल का इस्तेमाल करेंगे। ऑयल आता होगा इसमें डालने वाला, उसका क्लियर नहीं लिखा है, लेकिन गैस के रूप में नाइट्रोजन गैस ही इसके अंदर में भरा जाता है। अब इसका रेंज देखिए 66 किलो वोल्ट से अधिक, अब जितना अधिक कर लीजिए, वैसे 220 किलो वोल्ट तक होता है ना। तो 66,000 वोल्ट से लेकर 220 किलो वोल्ट तक हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सामान्यतः कब हो रहा है कि 132 किलो वोल्ट से लेकर 220 किलो वोल्ट के बीच में हम क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब इसका कह रहा है कि विशेषताएं क्या है भाई, तो कह रहा है कि पाइप में 12 से 15 एटमॉस्फेरिक दबाव की ड्राई नाइट्रोजन गैस भर जाती है। कह रहा है कि इस पाइप के अंदर में हम 12 से 15 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के दबाव का ड्राई नाइट्रोजन गैस का हम लोग इसमें क्या करते हैं, फिलअप करते हैं। सामान्य केबल की तुलना में 1.5 गुना अधिक लोड करंट होता है। कारण कि सामान्य केबल में जो करंट आप फ्लो कराते हैं, इसमें 1.5 गुना ज्यादा करंट का फ्लो करा सकते हैं, ठीक है ना, इसलिए अच्छा माना जाता है। और 2 गुना अधिक ऑपरेटिंग वोल्टेज, और वोल्टेज जो है उससे 2 गुना वोल्टेज ज्यादा भेज सकते हैं, समझना। सामान्य केबल में मान लीजिए
कि आप 33,000 वोल्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इस केबल का इस्तेमाल वहां पर करिएगा तो 66,000 वोल्ट आप दे सकते हैं वहां पे, ठीक है ना। और करंट के मामला में 1.5 गुना करंट बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ डेटा है कि मैक्सिमम पोटेंशियल ग्रांटेड करा कि 10 किलो वोल्ट पर एमएम, है ना, या 100 किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर मैक्सिमम पोटेंशियल ग्रेडियंट है इसका, ठीक है ना। 10 किलो वोल्ट पर एमएम या 100 किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर, मतलब इसका पावर थी स्ट्रेंथ की बात कर रहा है, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक पावर फैक्टर की बात करें तो 15 डिग्री सेल्सियस पे 0.6% होता है। डाइलेक्ट्रिक पावर फैक्टर इसका 15 डिग्री सेल्सियस पे 0.6% होता है। ये एडिशनल है, आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन, और क्वेश्चन का ऑप्शन आपके सामने दिया रहेगा, आप आंसर करिएगा। चलिए, सभी लोगों से गुजारिश है कि आंसर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। 17 को क्वेश्चन है, 17 का आंसर बताना है। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि BS 7671 के अनुसार 500 वोल्ट डीसी के प्रतिरोध परीक्षण में वोल्टेज में आवश्यक न्यूनतम प्रतिरोध क्या होना चाहिए। ये क्या है, प्रतिरोध दिया हुआ है, तो कह रहे हैं कि 500 अगर वोल्टेज है, 500 डीसी वोल्ट है, उसके लिए न्यूनतम प्रतिरोध कितना होना चाहिए। 0.5 मेगा ओम, 1 मेगा ओम, 2 मेगा ओम, 5 मेगा ओम, इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर होगा, एक बार कमेंट करके बताइए आप लोग, ठीक। क्या बोला कि इसका आंसर क्या होगा, 1 मेगा ओम होगा, ठीक है। क्यों होगा, कह रहा है कि इसमें 500 वोल्टेज और डीसी मेगा टेस्ट पर न्यूनतम इंसुलेशन का जो रेजिस्टेंस होता है 1 मेगा ओम होता है, ठीक है। और इसका हम चार्ट आपको ये है, देख लीजिए, ठीक है ना। ये चार्ट को ध्यान में रखिएगा। अगर इक्वल टू 50 वोल्ट या इससे ज्यादा है तो हम लोग यहाँ 250 वोल्ट डीसी के लिए 0.5 मेगा ओम का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। 50 वोल्ट से लेकर, है ना, कितना 250 वोल्ट डीसी तक के लिए हम लोग 0.5 मेगा ओम का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये मेगा टेस्ट वोल्टेज है और ये सर्किट वोल्टेज है। फिर सर्किट वोल्टेज अगर 50 वोल्ट से लेकर 500 वोल्ट के बीच में, और इसका जो मेगा टेस्ट वोल्टेज 500 वोल्ट डीसी है, तो यहाँ पे 1 मेगा ओम का इस्तेमाल करते हैं। जो इंसुलेशन का रेजिस्टेंस होगा 1 मेगा ओम होगा, ठीक है। और 500 वोल्ट मतलब 500 वोल्ट से कम या उससे ज्यादा, और मेगा टेस्ट में 1000 वोल्टेज डीसी हो, तो वहां पर 1 मेगा ओम ही हम इस्तेमाल करते हैं। मतलब केवल और केवल हम 250 वोल्ट तक 0.5 मेगा ओम होगा, बाकी के लिए 1 मेगा ओम हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसको ध्यान में रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 50 किलोमीटर लंबा केबल का रिसाव प्रतिरोध 1 मेगा ओम है, तो 100 किलोमीटर लंबे केबल के लिए यह कितना होगा, ठीक है। बताइए इसका, करेंगे 50 किलोमीटर लंबा केबल का रिसाव प्रतिरोध 1 मेगा ओम है, तो 100 किलोमीटर लंबी केबल के लिए यह कितना होगा। 4 ऑप्शन है, 0.5 मेगा ओम, 2 मेगा ओम, 1.6 मेगा ओम और 2.5 मेगा ओम। क्या होगा आंसर, बताइए आप लोग। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि 50 किलोमीटर, ध्यान रखिएगा, 50 किलोमीटर लंबा केबल का रिसाव मतलब जो प्रतिरोध है वो 1 मेगा ओम है ना। रिसाव प्रतिरोध 1 मेगा ओम है। 100 किलोमीटर लंबी केबल के लिए कितना होगा, बोला कि 100 किलोमीटर लंबा होगा केबल, उसके लिए कितना होगा, ठीक है। ऑप्शन है 0.5 मेगा ओम, 2 मेगा ओम, 1.6 मेगा ओम या 2.5 मेगा ओम, ठीक है। तो इसमें जो कंसेप्ट, इस बात को समझिए, मैं कुछ कंसेप्ट आपको बताना चाहता हूं। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, एग्जाम में तुरंत कैसे बनेगा इसके बारे में डिटेल्स में समझाता हूं, आप लोग इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 2 चीजें हैं जो पूछा हुआ है, वो इंसुलेशन रेजिस्टेंस है, ठीक है ना। और 2 तरह के रेजिस्टेंस होते हैं, एक कंडक्टर मतलब जो तार होता है ना, अंदर जो कॉपर एल्यूमिनियम है उसका एक रेजिस्टेंस होता है, उसको बोलते हैं कंडक्टर रेजिस्टेंस, ठीक है। और जो तार एल्यूमिनियम कॉपर के ऊपर में जो इंसुलेशन किया रहता है ना, इंसुलेशन किया रहता है, जो कवर लगाया रहता है प्लास्टिक का, रबड़ का, ठीक है ना, उसको बोलते हैं इंसुलेशन रेजिस्टेंस, ठीक है ना। तो दोनों का अपना अपना इंसुलेशन होता है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं दिखाऊं आपको, देखिए ये तार है, ठीक है ना, ये तार के ऊपर ये रेड कलर का जो वायर, चार्जर का ये तार है, तो ऊपर वाला जो ये रबड़ जो आपको दिख रहा है, इसको इंसुलेशन बोलते हैं, कि इसका अंदर इसके अंदर जो तार है उसका इंसुलेशन है, ठीक है ना। तो इस इंसुलेशन का रेजिस्टेंस अलग होता है ना, अलग से निकालते हैं। और अंदर में जो तार है, तार के अंदर में जो कॉपर है, एल्यूमिनियम है ना, तांबा और एल्यूमिनियम के जो अंदर मेटल है, उसका रेजिस्टेंस अलग होता है।
तो दोनों को रेजिस्टेंस को निकालना होता है। तो यहां पर समझने वाली बात यह है, ये जो तार के अंदर जो कॉपर एल्युमिनियम है उसका रेजिस्टेंस है, और ये उसके तार के ऊपर जो कवर है उसका रेजिस्टेंस है। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। इस फॉर्मूले की हम बात करें तो आर मतलब रेजिस्टेंस इक्वल टू होता है रो एल बाई ए, लेंथ अपन एरिया में हम क्या करते हैं, लेंथ अपन एरिया में मल्टीप्लाई कर दें किस रो से, रेजिस्टिविटी से, तो हमारा तार का रेजिस्टेंस पता चल जाता है, ठीक है। तो अब यहां से ध्यान देंगे तो ये आर भी ऊपर है और ये भी एल भी हमारा ऊपर है। तो इसमें रेजिस्टेंस और लंबाई की हम बात करें, दोनों में रिलेशन क्या है, तो दोनों का रिलेशन प्रोपोर्शनल में है, आर प्रोपोर्शनल टू एल। अब प्रोपोर्शनल में क्या होता है, होता ये है कि एल को जितना बढ़ाइएगा उतना आर हमारा बढ़ जाएगा। किसमें, रेजिस्टेंस वाला जो तार का रेजिस्टेंस उसमें। मान लीजिए कि एल को हम बढ़ा के दोगुना कर दिए तो आर भी हमारा दोगुना बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है। और इसको जब फॉर्मूले में लिखते हैं, रेशियो में निकालना होता है, तो लिखते हैं हम क्या, दो तार है तो R1 बाई R2 इक्वल टू लिखते हैं L1 बाई L2, ठीक है ना। बिल्कुल प्रोपोर्शनल में तो सामने सामने आर ऊपर है एल ऊपर है, नीचे R2 नीचे है L2 नीचे है, इस तरह से हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो फिलहाल के लिए इसका इस्तेमाल यहाँ पर नहीं है, इसके बारे में पूछ ही नहीं रहा है। पूछ रहा है किसके बारे में, इंसुलेशन रेजिस्टेंस के बारे में पूछ रहा है। इंसुलेशन रेजिस्टेंस का फॉर्मूला की हम बात करें तो R इक्वल टू यहाँ पे होता है रो T बाई 2 पाई आर एल। तो यहाँ पे एल नीचे है बाबू, कहाँ है, नीचे है ना, ऊपर से नीचे है, यहाँ ये ऊपर ही था तो नीचे है। तो इसको अगर हम देखेंगे आर मतलब रेजिस्टेंस और लेंथ का हम फॉर्मूला की बात करें, दोनों में संबंध क्या है, तो दोनों में संबंध है कि ये आर जो है ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है एल, मतलब आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई एल कर सकते हैं, है ना, 1 बाई एल मतलब नीचे है, जिसको हिंदी में व्यतक्रमानुपाती बोलते हैं, व्यतक्रमानुपाती बोलते हैं, ठीक है ना। ये शब्द देख लीजिएगा, ठीक है। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल इंग्लिश में बोला जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एल जितना बढ़ेगा उतना ही आर हमारा कम हो जाएगा। समझे, सीधे उल्टा होगा। मान लीजिए कि एल को हम 3 गुना क्या किए, बढ़ा दिए। मान लीजिए कि हमारा लंबाई 10 किलोमीटर था, अब इसको बढ़ा के 10 दिए 30 किलोमीटर कर दिए, तो ये 3 गुना बढ़ा, तो ये रेजिस्टेंस 3 गुना कम हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि रेजिस्टेंस आर का वैल्यू हमारा 9 मेगा ओम था उस समय, ठीक है, तो हमने लंबाई को 3 गुना बढ़ा दिया, तो जो आर होगा इसका वो 3 गुना कम हो जाएगा। मतलब 3 गुना कम होने का मतलब 3 से भाग कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 3 मेगा ओम हो जाएगा, ठीक है ना, इतना कम हो जाएगा। तो यहां पे हम बोलते हैं कि भाई इंसुलेशन निकालना हो तो आर जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल होता है, ठीक है। अब यहां से निकालना चाहेंगे तो आराम से निकाल सकते हैं। देखिए 50 किलोमीटर लंबी केबल का रिसाव 1 मेगा ओम है, तो 100 किलोमीटर लंबी केबल के लिए क्या होगा, तो केबल को देखिए 50 से 100 कर दिया, 2 गुना केबल को बढ़ा दिया, मतलब लंबाई में 2 गुना बढ़ोतरी हुआ है। तो रेजिस्टेंस में कितना होगा, तो रेजिस्टेंस 2 गुना हमारा कम हो जाएगा। तो क्या करेंगे, यहां 2 से भाग कर देंगे आर में, और एल में 2 से गुना कर देंगे। एल 2 गुना बढ़ा है तो एल से गुना करेंगे, ये 2 गुना कम हुआ तो 2 से भाग कर देंगे। तो रेजिस्टेंस देखिए कितना हुआ, 1 मेगा ओम दिया हुआ है। तो अगर हम 1 मेगा ओम में है ना, यही आर है ना, इसमें 2 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 0.5 मेगा ओम आ जाएगा, ठीक है, यही आ जाएगा। या आप इस वाले रिलेशन को लिख सकते हैं, जैसे यहां पे प्रोपोर्शनल होता है तो R1 बाई R2 L1 बाई L2 होता है, लेकिन अगर इस वाले प्रोपोर्शनल का हम कहानी बोले तो R1 बाई R2 होगा, ठीक है, इक्वल टू L2 बाई L1 होगा। ध्यान रखिएगा यहाँ L1 बाई L2 है, क्यों, क्योंकि प्रोपोर्शनल में है, और यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो R1 के सामने L1 नहीं आएगा, हमेशा इसके नीचे आएगा। कहां आएगा, नीचे आएगा, और तिरछा तिरछी समानांतर में होगा। देखिए R1 बाई R2 L2 बाई L1, मतलब इस वाला कंडीशन को उल्टा इधर है, लेकिन इस सब देखिए सामने सामने है, R1 बाई R2 L1 बाई L2, ठीक है, याद रखिएगा तो ऐसे निकल जाएगा। और नहीं तो इस वाले फॉर्मूला इसके थ्रू निकला है, इसके थ्रू यहां पर रख लीजिएगा। R1 का वैल्यू 1 मेगा ओम है, R2 निकालना हमको, लेंथ L2 100 किलोमीटर है, L1 हमारा 50 किलोमीटर है। अभी यहां से इसको सोल्व करिएगा तो यहां से निकल जाएगा, नहीं तो डायरेक्ट आप यहां से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो कह सकते हैं कि जो कंडक्टर होता है, मतलब कॉपर एल्युमिनियम का जो तार होता है, लेंथ बढ़ने पे रेजिस्टेंस बढ़ता है, लेंथ बढ़ने पे, ये लंबाई अगर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं, मैं इसको हटा देता हूं। देखिए कह रहे कंडक्टर में लेंथ बढ़ने पे रेजिस्टेंस बढ़ेगा,
एल बढ़ेगा तो हमारा आर भी बढ़ेगा। लेकिन इंसुलेशन की बात करें, कवर की बात करें, तो लेंथ बढ़ने पर रेजिस्टेंस घटेगा। यहां पे लेंथ बढ़ेगा तो हमारा रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आ रहा है समझ में, बिल्कुल स्पष्ट हो गया होगा। तो कह सकते हैं कि आंसर यहां पर हमारा क्या होगा, ए होगा। ठीक है, बिल्कुल ही डिटेल्स में बता दिया है, इसको एकदम डीएनए में घुसा लीजिएगा, आंख कान नाक खोल के देख लीजिए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन इसी तरीके का है। क्या है कि 10 किलोमीटर लंबी केबल है, लंबाई कितना है L1 का, 10 किलोमीटर दिया हुआ है। इंसुलेशन रेजिस्टेंस कितना है बाबू, R1 इसका 1 मेगा ओम दिया हुआ है। ठीक है, और 50 किलोमीटर लंबाई के लिए इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, लंबाई करेगा 50 किलोमीटर, L2 कितना है बाबू, 50 किलोमीटर। ठीक है, तो कह रहा है कि इसके लिए इंसुलेशन रेजिस्टेंस कितना होगा, R2 कितना होगा। ठीक है ना, तो आप लोगों को मालूम है ना, अभी हम क्या बनाए, अभी यही तो हम आपको बता रहे थे कि यहां इंसुलेशन में आर जो होता है ना, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल होता है। तो एल जितना बढ़ाएंगे आर उतना ही हमारा कम हो जाएगा। तो एल बढ़ के देखिए, पहले था 10 किलोमीटर, अब हो गया 50 किलोमीटर। तो एल में 5 गुना हुआ है, तो रेजिस्टेंस में हम 5 से भाग कर देंगे, यही होगा ना। अब रेजिस्टेंस में 5 से भाग कर, तो रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ, देखिए यहां पर दिया हुआ है 1 मेगा ओम। तो 1 मेगा आर में क्या करेंगे, 1/5 कर देंगे, 1/5 कर देंगे। ठीक है, इसको कटा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 20 से 0.2 मेगा ओम आंसर आ जाएगा ना। देखिए यही बी आंसर आएगा। ठीक है, अब ये चीज समझ गए होंगे, शॉर्ट में बना दिया। अगर आपको विस्तृत रूप से बनाना है तो सेम बात वही होगा। ठीक है ना, कैसे होगा कि फिर वही कंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना होता है, ये होता है कंडक्टर का रेजिस्टेंस। इससे हमको मतलब है ही नहीं, हमको मतलब किससे, हमको मतलब है इस वाले इंसुलेशन वाले रेजिस्टेंस से। ठीक है ना, ये इंसुलेशन वाला यहाँ पर रेजिस्टेंस है ना, इससे हमको मतलब है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आर, यहाँ पे फिर वही फॉर्मूला है, रो T/2πRL। मतलब क्या हुआ कि आर जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल है। ठीक है, तो ये जितना बढ़ेगा उतना ही ये कम हो जाएगा, सीधा सवाल है। और यहाँ पे रख लीजिए, ये 5 गुना बढ़ा है, ये 5 गुना हमारा कम हो जाएगा, 5 से भाग कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो वही बात है, कंडक्टर लेंथ बढ़ने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है और इंसुलेशन लेंथ बढ़ने पे रेजिस्टेंस घटता है। दोनों सेम ही सवाल था, उसको एक्सप्लेन बढ़िया से कर देंगे, उसकी पे ये था, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, काम हो जाएगा आपका, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन है कि 66 किलो वोल्ट अनुप्रयोग तक किस केबल का उपयोग किया जाता है। 66 किलो वोल्ट तक, नॉर्मल केबल, बेल्टेड केबल, केबल विथ इंसुलेटर, स्क्रीन्ड केबल, क्या होगा बाबू, कमेंट करके बताइए जल्दी से। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, स्क्रीन केबल का प्रयोग करते हैं, आपको बता चुके हैं पहले ही। ठीक है ना, कि 22 किलो वोल्ट से लेकर 66 किलो वोल्ट तक जो केबल होता है उसमें हम क्या करते हैं, स्क्रीन केबल का प्रयोग करते हैं। और 11 किलो वोल्ट तक के लिए किसका प्रयोग करते हैं, बेल्टेड केबल का प्रयोग करते हैं। तो आंसर क्या होगा, स्क्रीन केबल। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। पांचवा है कि उच्च वोल्टेज केबल में इंसुलेशन के लिए आमतौर पर प्रयोग किए जाने वाली सामग्री कौन सी होती है। उच्च वोल्टेज केबल में इंसुलेशन के लिए आमतौर पर कौन सी चीजें प्रयोग की जाती है। तो अभी बताया था ना कि जो तेल में भीगा हुआ कागज होता है उसको कहां पर इस्तेमाल करते हैं, तेल में जो भीगा हुआ कागज होता है कहां करते हैं, उच्च वोल्टेज में करते हैं। तो लिखा है क्या, आंसर बी होगा कि हाई वोल्टेज केबल में ऑयल इम्प्रिग्नेटेड पेपर इंसुलेशन का प्रयोग करते हैं, तेल में भीगा हुआ पेपर का इस्तेमाल करते हैं। क्यों, क्योंकि इसकी डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता है, ज्यादा होता है। क्या होता है, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इसका अधिक हो जाता है तेल में भीगाने से। नेक्स्ट है, एक केबल में चालक का आकार निर्भर करता है। करेक्ट, एक केबल के चालक का आकार किस पे निर्भर करता है, इंसुलेशन पे, करंट पे, वोल्टेज पे, पावर पे। बताइए, केबल के चालक का आधार, केबल का चालक मतलब अंदर जो कंडक्टर है उसकी बात कर रहा है। तो कंडक्टर मोटा और पतला, तार हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, कहीं पे पतला करते हैं, कहीं पे मोटा करते हैं। क्यों करते हैं, जहां पे हमें मान लीजिए वो मरकरी जलाना है तो वहां पतला तार का इस्तेमाल करेंगे, जहां पे हमको एसी चलाना है वहां पर मोटा तार का इस्तेमाल कर देंगे, जहां पे हमको आयरन करना वहां पर मोटा तार का इस्तेमाल करते हैं। मतलब कुल मिलाकर बात हो गया कि जहां पे करंट ज्यादा है वहां पर मोटा तार, जहां पर करंट कम है वहां पर पतला तार का इस्तेमाल करते हैं। समझ में आ रहा है, तो क्या होगा कि हम लोग करंट के बहाव के आधार पर हम लोग क्या करते हैं, तार के जो कंडक्टर है मोटा पतला का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केबल में चालक पर इंसुलेशन की अस्तर खाली, इंसुलेशन की अस्तर की मोटाई खाली स्थान पर आधारित रहती है। क्या बोला, केबल है, ये केबल है, केबल के चालक इंसुलेशन, ये केबल तार है, इसके ऊपर जो इंसुलेशन हम लोग करते हैं, इंसुलेशन, ये इंसुलेशन की जो मोटाई हो किस पे डिपेंड करती है, किस पे आश्रित रहती है,
तो बाबू वोल्टेज किस पे आ जाए, वोल्टेज पे। जितना वोल्टेज हमारा अधिक होगा उतना ही हम इंसुलेशन मोटा रखेंगे, ठीक है ना। क्या रखेंगे, इंसुलेशन को मोटा रखेंगे। तो दो चीज हुआ, ये जो इंसुलेशन है ये वाला, ये डिपेंड करेगा किस पे, वोल्टेज पे। और ये तार होगा मोटा पतला किस पे होगा, ये डिपेंड करेगा करंट पे। तो तार डिपेंड करता है किस पे, करंट पे। इंसुलेशन किस पे डिपेंड करता है, वोल्टेज पे। याद रहेगा ना, ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है, सही है। अब नेक्स्ट आया हमारा, अब अगला क्वेश्चन है 8वां नंबर की, एक निश्चित केबल में सापेक्ष परमज्ञता, मतलब इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, परमिटिविटी, ठीक है ना। रिलेटिव परमिटिविटी कितना है, 4 दिया हुआ है। एक निश्चित केबल में सापेक्ष परमज्ञता 4 का इंसुलेशन होता है ना। रिलेटिव परमिटिविटी कितना है, 4 है, क्योंकि रिलेटिव जो होता है ना डायमेंशनलेस होता है, यहाँ पर कोई डायमेंशन नहीं रहेगा। यदि इंसुलेशन को सापेक्ष परमज्ञता 2 में से 1 से बदल दिया जाता है तो केबल की धारिता बन जाती है। केबल की धारिता पूछ रहा है, कैपेसिटेंस पूछ रहा है कि सी क्या होगा, और रिलेटिव परमिटिविटी दिया हुआ है 4 पहले, और बाद में चेंज करके 2 कर देता है ना। तो 4 से 2 हुआ है क्या हमारा, रिलेटिव परमिटिविटी। क्या हुआ है, रिलेटिव परमिटिविटी एस्पाइलन ई से करते हैं, आर से रिलेटिव हो गया। ये पहले 4 था, अब इसको कर दिया हमारा 2। तो कह रहा है कि इसके अनुसार कैपेसिटेंस में क्या बदलाव हो रहा है। C1 से C2 जब होगा तो C1 क्या रहेगा, C2 क्या हो जाएगा, इसके बीच में रिलेशन बता दीजिए। तो बाबू ये बताने के लिए आपको थोड़ा सा इसका इतिहास समझना होगा। इतिहास का मतलब कि कहां से ये आया है। तो देखिए, इसके इतिहास को मैं डिटेल्स में फिर समझा देता हूं, और इस डिटेल्स में कहानी समझने के बाद आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है ना, क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है। अब समझिए, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो होता है ना, इसका फॉर्मूला होता है C इक्वल टू कैपेसिटर इक्वल टू E नॉट ER A बाई डी। ये फॉर्मूला है, E नॉट ER A बाई डी, ये ठीक है ना, ये फॉर्मूला है। और इसके बारे में जो रिलेटिव परमिटिविटी है और स्पेसिफिक परमिटिविटी है, इसके बारे में मैं मैग्नेटिज्म में पढ़ाया हूं, ठीक है। लेकिन यहां पे मैं बता इसलिए रहा हूं क्योंकि आपको कंसेप्ट क्लियर रहे। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब यहाँ पे इस टर्म में कौन क्या है समझ लीजिए पहले। सी क्या है, कैपेसिटेंस है, यही तो हमको पता करना है, कैपेसिटेंस कैसे निकलता है। ई नोट क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, है ना, फ्री स्पेस की परमिटिविटी दिया हुआ। ई आर का रिलेटिव परमिटिविटी जो यहाँ पे दिया हुआ है, जिसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। ए क्या है, प्लेट का एरिया दिया हुआ है, और डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, दो प्लेट्स के बीच की दूरी है। कैपेसिटेंस में हम लोग पढ़ते हैं, कैपेसिटर अगर पढ़िएगा तो उसमें भी ये चीजों को इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ये तो टर्म समझे कौन कौन यहाँ पे क्या है। लेकिन यहाँ समझने वाली बात ये है कि जो रिलेशन दिया है कि जो परमिटिविटी है, रिलेटिव परमिटिविटी है ई आर, ये 4 से 2 हो रहा है। और यहाँ पर ध्यान से देखिएगा तो सी जो है ना, ये प्रोपोर्शनल में है, इसके क्या है, प्रोपोर्शनल में। तो इसको लिख सकते हैं सी प्रोपोर्शनल टू ई आर, लिख सकते हैं ना। मतलब क्या हुआ, ई आर जितना बढ़ेगा कैपेसिटेंस भी उतना ही बढ़ेगा, दोनों बराबर बढ़ेगा, ठीक है। तो अगर इस टर्म को अगर हम रेशियो में लिखना चाहें, रेशियो में लिखना चाहे तो मालूम है ना कि रेशियो में अगर टर्म लिखना होता है, अगर प्रोपोर्शनल में होता है तो पहले इधर C1 बाई C2 लिख लीजिए, और इसी के पैरेलल में C1 है तो यहाँ ER1 कर दीजिए, अब बटा में ER2 कर दीजिए, ठीक है। ये प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे हो जाता, सामने सामने नहीं रहता है ना, उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो फिलहाल प्रोपोर्शनल तो ऐसे लिख दिए, है ना, ऐसा ही लिखा गया है ये वाला टर्म। अब यहाँ पे आपको मालूम है कि हमको दिया गया है, क्या दिया गया है, ER1 दिया हुआ है 4 और ER2 दिया हुआ है 2, है ना। रिलेटिव परमिटिविटी शुरू में 4 था और फिर 2 हो गया। इसके कंडीशन में देखिए क्या बदलाव हो रहा है। तो इसको अगर कटाइएगा तो ये दोनों कट कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो अब होगा C1 बाई C2 इक्वल टू 2। अगर यहां बात करें C2 इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा, C2 इक्वल टू ये 2 यहां आ जाएगा और C2 यहां आ जाएगा, तो C2 इक्वल टू C1 बाई 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, C1 बाई 2। तो क्या होगा यहाँ पे, C2 जो हमारा धारिता है, धारिता में क्या बदला हुआ, तो धारिता भाई पहले से धारिता आधा हो गया, क्योंकि इसको आप कटाइएगा तो कट कितना हो जाएगा, 1/2 का मतलब क्या हुआ, 0.5 हो गया, 0.5। मतलब कह सकते हैं कि जो पहले धारिता थी, अभी जो धारिता है वो आधा हो गया। क्यों आधा हो गया, क्योंकि ये आधा हो गया, ये रिलेटिव परमिटिविटी आधा हो गया। ये 4 से 2 हुआ है, 4 से 2 होने का मतलब आधा हुआ है। कौन, रिलेटिव परमिटिविटी आधा हुआ है, तो धारिता इसके प्रोपोर्शनल में होता है, तो ये भी आधा हो जाएगा। इतना समझाएं हम, तो ऐसे ही बना देते है ना, आधा ये भी आधा हो जाएगा। अगर एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से बात करके एग्जाम में आता तो कैसे बनाते, देखिए, तो इसीलिए ऐसे बनाते कि सी जो होता है हमारा
प्रोपोर्शनल होता है ई आर का। मतलब हुआ कि ये कम होगा तो भाई उतना ये भी कम होगा। तो ये कितना कम हुआ है, 2 गुना कम हुआ है ना, 2 गुना कम हुआ है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 2 गुना कम हो जाएगा। तो ये कितना होगा, 2 गुना कम, मतलब हाफ हो गया, आधा हो गया, क्योंकि ये भी आधा हुआ है, ये भी आधा हुआ है, तो आंसर हमारा 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से एग्जाम में भी आपको इसको डील करना होगा। ठीक है, तो आपको मैं बता रहा हूं डिटेल्स में कि कॉपी में प्रैक्टिस कर लीजिए, एग्जाम में नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि पूछा हुआ क्वेश्चन है इसरो का, ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है ना, इस तरह से क्वेश्चन पूछता है, डील करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि फीडर में वोल्टेज ड्रॉप किससे मुक्त है। फीडर में जो हमारा जो पावर स्टेशन होता है वहां पर फीडर लगा होता है, तो करें कि वो फीडर है उसमें जो वोल्टेज ड्रॉप होता है किससे मुक्त होता है, कौन उसमें नहीं शामिल होता है वोल्टेज को ड्रॉप कराने में। तो रेजिस्टेंस, लेंथ ऑफ वायर, टाइप ऑफ ग्राउंडिंग, क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्या होगा, क्या होगा वो बताओ। फीडर में वोल्टेज ड्रॉप किससे मुक्त होता है, बिहार, देखो बिहार बिजली विभाग में पूछा हुआ 2018 में यही पूछा था। ठीक है, तो फीडर कहाँ होता है, हमारा ऊपर होता है, तो फीडर ऊपर होता है, रेजिस्टेंस पर डिपेंड करेगा, लेंथ ऑफ वायर पर भी डिपेंड करेगा, और क्रॉस सेक्शनल एरिया पर भी डिपेंड करेगा। मतलब एक तार है तो तार में रेजिस्टेंस होगा आर, इस पे भी डिपेंड करेगा हमारा, है ना, वायर की लंबाई एल होगा, इस पे भी डिपेंड करेगा, और ये कितना मोटा पतला है इस पे भी डिपेंड करेगा। लेकिन किस प्रकार के ग्राउंडिंग किया हुआ इस पर डिपेंड करेगा क्या, ग्राउंडिंग कुछ भी हो सकता है ना, ग्राउंडिंग के प्रकार पे हमारा डिपेंड नहीं करता फीडर का वोल्टेज ड्रॉप। ठीक है ना, इसी पर तीनों पर डिपेंड करेगा। नेक्स्ट है हमारा कि 10 वर्ग एमएम नाम मात्र कंडक्टर क्षेत्र के 1.1 किलो वोल्ट एक्स एलपी इंसुलेशन इंसुलेटेड सिंगल कंडक्टर एल्यूमिनियम केबल के लिए वर्तमान रेटिंग जमीन में क्या होगा। तो देखिए रेटिंग को ध्यान में रखिएगा, याद कर लीजिएगा ये वाला। ठीक है, याद करेंगे आप लोग, रखेंगे याद। तो यहां पर देखिएगा 55 जो ग्राउंड केबल है 55 एम्पियर का, इसके लिए अगर हम बात करें तो 10 स्क्वायर एमएम का क्या है, हमारा कंडक्टर का साइज है 10 स्क्वायर एमएम है। ठीक है ना, तो 10 स्क्वायर एमएम के लिए 55 एम्पियर है, यही तो पूछ रहा था हमारा। 10 वर्ग एमएम नाम मात्र कंडक्टर क्षेत्र के 1.1 किलो वोल्ट एक्स एलपी इंसुलेटेड सिंगल कंडक्टर अल्यूमिनियम केबल के लिए वर्तमान रेटिंग जमीन में क्या है। तो जमीन यही ग्राउंड मतलब जमीन में रेटिंग क्या है, 55 एम्पियर है। 16 स्क्वायर एमएम को पूछेगा तो 75, 25 स्क्वायर एमएम का 100। इस तरह से याद रखिएगा। ठीक है ना, ये डक्ट है, डक्ट में ये जमीन में हो गया। डक्ट मतलब किसी ये मतलब जैसे घर में जो वायरिंग करते हैं ना, तो उसके अंदर में पाइप के अंदर में तार डालते हैं, तो पाइप के अंदर जो तार डालते हैं ना उसका ये क्या होता है, करंट का रेटिंग दिया हुआ है। और ये हवा में हम तार खींचते हैं, पोल पर जो तार खींचा जाता है उसका एम्पियर रेटिंग दिया हुआ है। ठीक है, तो कंडक्टर का साइज है, और इस साइज के अनुसार ये कहाँ फिट बैठेगा वो दिखाया हुआ है। अगर 9 स्क्वायर एमएम का कोई तार है, 6 स्क्वायर एमएम का तार है, और इसको अगर ग्राउंड करिएगा, ग्राउंड जमीन के अंदर, तो उसमें 40 एम्पियर ही करंट जाना चाहिए या उससे कम जाना चाहिए। अगर डक्ट के अंदर में रख रहे हैं, कोई पाइप के अंदर में डाल रहे हैं, तो 38 एम्पियर ही उसका करंट रेटिंग रहेगा। अगर हवा में तो 36 एम्पियर ही रेटिंग रहेगा। ये रेटिंग दिया हुआ है कि ये वायर का साइज है, इसके अनुसार हम कहां पे इस्तेमाल करेंगे उसके अनुसार इसका करंट रेटिंग क्या होगा वो दिया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा केबल इंसुलेशन के लिए निम्नलिखित में से किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। केबल इंसुलेशन के लिए निम्नलिखित में से किस सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है, बताइए आप लोग। तो इसमें याद रखिएगा पीवीसी होता है ना जी, क्या होता है, पीवीसी होता है। सी नंबर पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी। ठीक है ना, ये पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी का इस्तेमाल करते हैं। सही बात है, केबल इंसुलेशन के लिए क्या करते हैं, इसमें से ये सब नहीं होता है। ठीक है ना, क्या होगा, पीवीसी होगा, पीवीसी केबल आता है ना, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है ना, नेक्स्ट है हमारा कि निम्न तनन केबल की वोल्टता होती है, मतलब कि निम्न तनन जैसे लो टेंशन वायर, निम्न तनन किसको बोलते हैं, लो टेंशन वायर, जिसमें कम वोल्टेज रेंज हो, उसमें कितना वोल्ट को इसमें निम्न क्या बोला, निम्न तनन बोलेंगे। द वोल्टेज ऑफ लो टेंशन केबल इज लेस देन, बताइए। करा कि ये वोल्टेज रेंज दिया हुआ, इसमें से बताइए कौन सा जो वोल्टेज रेंज है उससे कम वोल्टेज होना चाहिए, किसमें, लो टेंशन में। तो लो टेंशन में आपको मालूम है ना कि 1000 से कम वोल्टेज होना चाहिए, 1000 से कम वोल्टेज होना चाहिए, मालूम है ना, अभी आपको बताए थे, तो याद तो होगा ही।
ठीक है ना। ये तो चार्ट आपको दिखाए थे ना पीछे, ध्यान रखिएगा, लिख लीजिएगा। ये चार्ट पहले भी आपको मैं दिखा चुका हूं, है ना। लो टेंशन 1000 वोल्ट तक ही होता है। हाई टेंशन 1 किलो वोल्ट से 11 किलो वोल्ट तक, मतलब 11,000 वोल्ट तक। सुपर टेंशन 22 किलो वोल्ट से 33 किलो वोल्ट। एक्स्ट्रा हाई टेंशन 66 किलो वोल्ट से लेकर 132 किलो वोल्ट। और एक्स्ट्रा सुपर वोल्टेज 220 से लेकर इससे ज्यादा, ठीक है। कॉमन नाम दिया है, ये निम्न टेंशन, ये उच्च वोल्टेज, सुपर टेंशन अति उच्च चालक, अति सुपर चालक, ठीक है। और ये नोट करके दिया हुआ है कि लो टेंशन जो केबल होता है लेस देन इक्वल टू 1000 वोल्ट होता है, ठीक है ना। और हम लोग जो हाई टेंशन है कहाँ उपयोग करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन लेवल में। और सुपर टेंशन सब ट्रांसमिशन में। और एक्स्ट्रा हाई टेंशन अति उच्च वोल्टता ट्रांसमिशन लाइन में यूज करते हैं। और अति सुपर वोल्टता लॉन्ग डिस्टेंस में हम लोग यूज करते हैं। लॉन्ग, बहुत दूर तक करंट को भेजना हो तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन इसलिए करवा रहा है ना कि किताब में कॉपी में नोट डाउन करके लिख लेना है ना। सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है जो पूछा गया है, ठीक है। 220 किलो वोल्ट लाइन का केबल सर्वदा होता है। कह रहा है कि 220 किलो वोल्ट लाइन का जो केबल होता है वो हमेशा किस तरह का होता है, पेपर इंसुलेटेड, रबर इंसुलेटेड, माइका इंसुलेटेड, या कंप्रेस्ड ऑयल, कंप्रेस्ड गैस इंसुलेटर। 220 किलो वोल्ट, समझ लीजिए कितना वोल्टेज है ना। उसमें क्या होगा, कंप्रेस्ड एयर होता है ना जी, है ना। सबसे ज्यादा 220 किलो वोल्ट सबसे ज्यादा वोल्टेज है, तो उसमें हम लोग हमेशा कंप्रेस्ड गैस, कौन सा, नाइट्रोजन गैस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, केबल में शीत का प्रयोग क्यों किया जाता है। केबल में शीत का प्रयोग क्यों करते हैं, अभी ये बताया था ना आपको कि मॉइस्चर के लिए जी, प्रिवेंटिंग मॉइस्चर, है ना, प्रिवेंटिंग मॉइस्चर। शीत का मुख्य केबल में नमी और पानी को रासायनिक प्रभाव से बचाना होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि 3 का पावर 1/2 कोर केबल में ये ऐसे जो लिखा हुआ इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब पूछ रहा है क्या हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ बाबू बताओ। इसका मतलब ये हुआ कि भाई 3 गो तार है, कोर में कितना तार है, 3 गो तार है ना, 3 गो तार है। और 1/2 जो लिखा हुआ है, तो उसके ऊपर जो अमरिंग करते हैं ना, धातु का करते हैं, वही धातु हमारा न्यूट्रल का प्रयोग, न्यूट्रल के लिए प्रयोग में आ जाता है। इस वजह से लिखा हुआ है कि 3:3 मतलब 3 गो तार सही है। और एक जो केबल के ऊपर जो स्टील का आमरिंग करते थे ना, उसको न्यूट्रल के रूप में हम उपयोग कर रहे हैं। इसका मीनिंग यही होता है, ठीक है। 16 है, केबल को यांत्रिक चोट से कैसे बचाते हैं। केबल को यांत्रिक चोट से बचाने के लिए क्या करते हैं, तो उसको बचाने के लिए क्या करते हैं, आमरिंग का उपयोग करते हैं, है ना। अब इसको अभी पढ़ाए थे, आपको ध्यान में होगा ही, ठीक है ना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अवरोधन का उपयोग केबल में किया जाता है। करके इसमें से कौन सा अवरोधन का उपयोग केबल में करते हैं, वर्निस्ट, काम्ब्रिक, रबर, पेपर, एनी ऑफ द एबव। क्या होगा इसका आंसर, तो इसका आंसर होगा निम्नलिखित में किस अवरोधन का उपयोग केबल में करते हैं। तो इस सब का करते हैं, पेपर का भी करते हैं, रबर का भी करते हैं, वर्निश, काम्ब्रिक का भी करते हैं, ऑल ऑफ द एबव होगा, है ना। किसी एक का भी कर सकते हैं हम लोग। 28 से 132 किलो वोल्ट लाइन के लिए खाली स्थान केवल प्रयुक्त की जाती है। कह रहा है 132 किलो वोल्ट के लिए कौन सा लाइन का प्रयोग करते हैं। तो अभी आपको टेबल दिखाए थे, टेबल में क्या था भाई कि एक्स्ट्रा सुपर वोल्टेज के लिए, ठीक है ना, एक्स्ट्रा सुपर वोल्टेज के लिए 132 किलो वोल्ट लाइन का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, ठीक है। अब आगे आते हैं, कह रहा कि भूमिगत केबल बिछाने का तरीके के बारे में थोड़ा समझे कि भूमिगत केबल कैसे बिछाया था। ये फोटो देख रहे होंगे ना, ये अंडरग्राउंड केबल करने का ये फोटो लगा हुआ कि अंदर जो भूमि के अंदर केबल बिछाने का तरीके क्या हो सकते हैं, उसी के बारे में यहाँ पे चर्चा है ना। तो कह रहा है कि भूमिगत केबल वे केबल होते हैं जिन्हें जमीन के नीचे विद्युत आपूर्ति के लिए बिछाया जाता है। यही होता है ना भूमिगत केबल, कि जमीन के अंदर बिछाते हैं किसके, विद्युत आपूर्ति के लिए। तो कह रहा है कि इसको निम्न बातों पर निर्भर करेगा, कई सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखना होता है। पहला, केबल बिछाने का सही विधि का ज्ञान होना चाहिए, कैसे केबल को बिछाना है, ठीक है। केबल ज्वाइंट के गुणवत्ता, कहीं पे केबल के ज्वाइंट कर रहे हैं तो उसको उससे गुणवत्ता मतलब वो अच्छी क्वालिटी का ज्वाइंट होना चाहिए। पता चला कि ज्वाइंट कर दिए, बाहर करते तो स्पार्किंग होता दिखता है या टूटता है तो दिखता है, लेकिन धरती के अंदर टूटेगा फूटेगा तो नहीं दिखाई देगा। इसलिए जो केबल का ज्वाइंट होता है ना, वो थोड़ा सा कायदे से करना होता है, बढ़िया से करना होता है। ब्रांच या शाखा की कनेक्शन की मजबूती, वहां से कोई ब्रांच में, कोई शाखा में, किसी के घर में, किसी के ऑफिस में कनेक्शन सप्लाई दे रहे हैं, तो ब्रांच जो होता है उसको भी ध्यान से करना होता है कि भाई उसके अंदर भी मजबूती हमारा बनी रहे, ठीक है। इन सब बातों पर निर्भर करता है। अब
जो भूमिगत केबल होता है उसको बिछाने के तरीके होते हैं, है ना। भूमिगत केबल जो जमीन के अंदर केबल बिछाया जाता है उसके तरीके होते हैं। कौन कौन सा तरीका है? तो कह रहा है कि डायरेक्ट लाइंग, है ना, प्रत्यक्ष रूप से बिछाना, मतलब बिल्कुल मतलब प्रत्यक्ष मतलब सामने बिछाना, यही तो होता है प्रत्यक्ष, डायरेक्ट लाइंग। दूसरा था ड्रा इन सिस्टम, और तीसरा था सॉलिड सिस्टम। तीन तरह के सिस्टम होते हैं, तीनों के बारे में बारी बारी करके समझ लेते हैं कि तीनों सिस्टम क्या है, ठीक है। आइए, पहला जो सिस्टम है डायरेक्ट लाइंग, ठीक है ना। डायरेक्ट लाइन कैसे डायरेक्ट बिछाते हैं उसके बारे में दिया गया है, ठीक है। अब डायरेक्ट लाइन मतलब देखिएगा, ऐसे गड्ढा खोद कर, है ना, ऐसे गड्ढा खोद कर बिछाता है, लेकिन इसके बिछाने के तरीके होते हैं, इसको भी मैं पहले इधर समझ लेते हैं। क्या लिखा हुआ है कि यह विधि सबसे सरल और सस्ती होती है। पहला है कि यह विधि डायरेक्ट जो बिछाने का जो तरीका है ये सबसे सरल और सस्ता होता है। ग्रामीण और कम लोड वाले क्षेत्रों में अधिक प्रयोग किया जाता है। ग्रामीण और कम लोड वाले क्षेत्रों में इसका उपयोग हम लोग ज्यादा करते हैं। केवल केबल को बिटुमिनस पेपर और हेसियन टेप से ढका जाता है। जो डायरेक्ट बिछाने जो केबल होता है उसको ढकने के लिए बिटुमिनस पेपर या हेसियन टेप का इस्तेमाल करते हैं। इससे केबल को जंग और इलेक्ट्रोलाइसिस की सुरक्षा मिलती है ना। कहा कि इससे केबल को जंग से सुरक्षा मिलती है। किससे? ये बिटुमिनस पेपर और हेसियन टेप से क्या होता है, जंग नहीं लगता इसकी वजह से, और इलेक्ट्रोलाइसिस से सुरक्षा मिलता है ना। इलेक्ट्रोलाइसिस से क्या होता है, सुरक्षा मिल जाता है, मतलब इंसुलेशन फेल वगैरह नहीं करेगा। अब समझिए इसको बिछाने का तरीका क्या है। तो कह रहे कि लगभग 1.5 मीटर गहरी क्या करते हैं, गड्ढा खोदते हैं, और चौड़ाई कितना होता है 45 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे ये ऊपर से जमीन से हम लोग क्या करते हैं 1.5 मीटर नीचे गड्ढा करते हैं, और इसकी चौड़ाई कितना होता है 0.45 मीटर होता है ना। 45 सेंटीमीटर को यहाँ मीटर में लिखा 0.45 सेंटीमीटर, ठीक है। गड्ढा खोदते हैं, और देखिए यहाँ पे केबल है ना। केबल के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, बालू, ये सब क्या है, बालू है, बालू भरते हैं, उसके ऊपर ईंट बिछा देते हैं, ठीक है। तो केबल को नीचे का मजबूती मिला रहता है, और कुछ इस तरह से गड्ढा करते हैं। ये गड्ढा दिख रहा होगा, इसके अंदर भी केबल बिछाया हुआ है। अब केबल के ऊपर क्या करेंगे, बालू डाल देंगे, सैंड डाल देंगे, उसके ऊपर फिर ईंट वगैरह डाल के भर देते हैं, ठीक है। कह रहा है कि खाई में पहले 10 सेंटीमीटर मोटी महीन रेत बिछाई जाती है। अब देखिए यहाँ पे कि केबल यहाँ पर लगा हुआ है, और केबल के नीचे भी तो क्या है, बालू बिछाया गया है ना। कौन सा बालू होता है, 10 सेंटीमीटर मोटा बालू होता है, ठीक है ना। 10 सेंटीमीटर का जो ऊंचाई ले लेते हैं, इसके ऊपर केबल रखते हैं, ठीक है। केबल को रेत के ऊपर रखा जाता है। केबल को हम लोग क्या कर रहे हैं, रेत के ऊपर रखे हैं। कितना है, 10 सेंटीमीटर का मोटाई वाला रेत, मतलब उतना पहले रेत डाल दी है, बालू डाला हुआ, उसके ऊपर क्या रहता है, केबल रखा हुआ है। फिर केबल को ऊपर 10 सेंटीमीटर मोटी रेत की परत से ढक देते हैं, और केबल रखने के बाद ऊपर वाला भी कितना होता है, 10 सेंटीमीटर होता है। कुल मिलाकर आपको फिर से मैं दिखाता हूं कि यहाँ ये केबल यहाँ पे है, ठीक है ना। तो इसके नीचे जो है वो भी 10 सेंटीमीटर का क्या होता है, बालू बिछा हुआ है, और इसके ऊपर भी 10 सेंटीमीटर का हम लोग क्या करते हैं, बालू बिछा के रखते हैं, ठीक है। समझ में आ गया होगा। यदि एक ही खाई में कई केबल रखना तो उनके बीच लगभग 30 सेंटीमीटर की दूरी रखते हैं। कह कि इसी के अंदर में, इसी खाई के अंदर में एक और केबल रखना होगा, इन दोनों केबल के बीच में 30 सेंटीमीटर क्या करते हैं हम लोग, दूरी रखते हैं। लिखा हो ना 30 सेंटीमीटर। एक और केबल आएंगे तो यहां लगाएंगे, इनके बीच में दूरी कितना होगा, 30 सेंटीमीटर दूरी होगा। कितना होगा, 30 सेंटीमीटर का दूरी होगा, ठीक है। अंत में ईंट और मिट्टी डालकर खाई को भर दिया जाता है ताकि यांत्रिक चोट से सुरक्षा मिले। और यहां तक ये बालू हो गया, नीचे 10 सेंटीमीटर, ऊपर 10 सेंटीमीटर, और उसको ऊपर ईंट या पत्थर या गिट्टी वगैरह डालकर हम लोग क्या करते हैं, भर देते हैं। जिससे क्या होता है कि कोई इसके ऊपर चढ़ेगा, आएगा जाएगा तो केबल को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। अब आता है ड्रान इन सिस्टम। ड्रान इन सिस्टम का मतलब देखिए आप कि जमीन के अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक पाइप डाल के उसके अंदर में हम लोग क्या करते हैं, केबल को डालते हैं। कुछ इस तरह से होता है कि रोड है, सड़क है, ऊपर से गाड़ियां जा रही हैं, तो इसको तो तोड़ नहीं सकते हैं, है ना। बहुत ऐसा जगह होता है जहां पे गाड़ी को, रोड को तोड़कर नहीं बना सकते हैं, क्योंकि बहुत ट्रैफिक है, बहुत दिक्कत है। तो ऐसे में क्या करते हैं कि इस विधि में केबल को सीधे जमीन में नहीं दबाया जाता है, बल्कि कास्ट आयरन या कंक्रीट के पाइप डक्ट जमीन के नीचे डाल देते हैं। पहले क्या करते हैं हम लोग, एक पाइप डाल देता है ये लोग ऐसे, ठीक है, यहां से यहां तक पाइप डाल दिया, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर रोड है, और इसमें एक तार भी डालता है, साथ में एक सिंगल तार डालता है, और बाद में केबल को इसी तार में बांध के खींच लेता है, ठीक है ना। ऐसे करता है। आपका गांव, अपने गली मोहल्ले में आप लोग देखते होंगे, एक जगह ड्रिल किया है और अंदर अंदर पाइप घुसा दिया है, ठीक है, और उसी पाइप घुसाने के बाद या तो उसमें केबल डालेगा, जो भी डालना होगा डाल देगा, ठीक है।
केबल के मार्ग के साथ साथ डक्ट और मैन होल बनाए जाते हैं। कह रहा कि केबल के जो मार्ग है ये वाला, ये क्या है, केबल का मार्ग है। तो इसके इसके साथ डक्ट, मतलब यही पाइप डाल के हम लोग डक्ट बनाते हैं और मैन होल भी बनाते हैं। अब मान लीजिए मैन होल का मतलब हुआ कि ये नीचे है, इतना नीचे क्या है, डक्ट इतना नीचे है, तो अगर इसमें कोई काम करना तो हमें यहाँ पे तो आना पड़ेगा ना जी, यहाँ पे आकर न डालना पड़ेगा। तो ये वाला जो एरिया होता है बहुत चौड़ा बनाया जाता है, जिससे कोई आदमी उतरे और यहाँ आकर इसको करे। शुरू में आप देखे थे ना मैन होल, बहुत सारा आदमी काम कर रहा था ना यहाँ पे, ये देखो। तो मैन होल का अंदर जिस होल में आदमी जाकर काम करता है उसको मैन होल बोलते हैं। तो इस तरह से मैन होल बनाता है। ये वाला क्या है, डक्ट है, ये में पाइप डाला हुआ है ना, इसी में देखिए केबल डाला हुआ है। तो एक जगह बैठ के डालता है सब और उधर खींच लेता है सब। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब हो रहा है कि ये तो हो गया। अब कह रहा है कि अ, केबल को मैन होल से खींचकर पाइप के अंदर डालते हैं। अब ये मैन होल है, इसी के अंदर में लोग आता है और इसमें क्या करता है, केबल को डालकर खींच लेता है तार को, है ना, लंबा कर लेता है, सेट कर देता है। अब इसका लाभ क्या है, तो लाभ ये करे कि केबल नेटवर्क की मरम्मत, परिवर्तन या विस्तार बिना खुदाई कर सकते हैं। मान लीजिए कभी केबल खराब हो गया तो बार बार क्या करना है आपको, मिट्टी को नहीं हटाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि अंदर में पाइप डाला हुआ है, डक्ट है और डक्ट के अंदर में केबल है। तो कहीं पे कुछ फॉल्ट हुआ तो मैन होल में क्या करेंगे, हटाएंगे, मैन होल में घुसेंगे और तार को खींच लेंगे, सारे तार को ठीक करके फिर डाल देंगे। तो दोबारा से आपको जेसीबी मशीन लगाकर उसको क्या करना, मिट्टी को हटाने की आवश्यकता नहीं पड़ता है। ज्वाइंट सरल होता है, मेंटेनेंस आसान होता है, कम लागत में मेंटेनेंस हो जाता है। मजबूत यांत्रिक सुरक्षा मिलने पर फॉल्ट की संभावना कम हो जाती है, कारण मजबूत यांत्रिक सुरक्षा मिलता है, इस वजह फॉल्ट वगैरह कम होता है। यांत्रिक सुरक्षा मतलब ऊपर वाला, ठीक है ना। तीसरा क्या है हमारा, देखिए अब तीसरा है ठोस प्रणाली, सॉलिड सिस्टम। ठीक है, अब सॉलिड सिस्टम में क्या होता है, देखिए इससे क्या करता है ना कि मिट्टी हटाकर तार को डाल देता है। ठीक है, कारण कि इस विधि में केबल को खुले पाइप या ट्रफ में रखकर जमीन में बिछाया जाता है। खुले पाइप या ट्रफ में रखकर बिछाया जाता है, मतलब उसमें हम बैठ के तार नहीं डालेंगे, तार डाला हुआ क्या रहता है, केबल होता है, उसको डाल देते हैं। आप लोग सड़क के किनारे देखे होंगे, इस तरह से मिट्टी का ढेर उठाता है, उससे ब्लैक ब्लैक मोटे मोटे केबल आके बिछाया रहता है। ठीक है ना, या सड़कों पर देखिएगा बड़े बड़े ब्लैक ब्लैक केबल लपेट लपेट कर, बड़े बड़े लकड़ी के जो वो होते हैं, गिल्ली होते हैं, उसमें लपेट कर सड़क के किनारे पड़ा रहता है। वो ब्लैक कलर का इस तरह का होता है। ठीक है, इस कलर का होता है और ये एक डक्ट की तरह होता है, लेकिन इसके अंदर में केबल ऑलरेडी डाला रहता है, मतलब बाद में डालता नहीं है, इसी के अंदर में डाला रहता है। ठीक है ना, तो वही हो रहा है कि इस विधि में केबल को खुले पाइप या ट्रफ में रखकर जमीन में बिछाया जाता है। पहले से हम रख देते हैं केबल को उसी के अंदर में और फिर जमीन में बिछाते हैं, है ना, एक साथ। मतलब एक बार पाइप बिछाएंगे, एक बार केबल डालेंगे, वो ड्राइंग सिस्टम होता है। इसमें क्या होता है, किसमें, सॉलिड में, कि हम बाहर ही क्या करेंगे, डक्ट में तार को डाल लेंगे और फिर सबको एक साथ बिछा देंगे। ट्रफ कच्चे लोहे, पत्थर, डामर, उपराजित लकड़ी इसके हो सकते हैं। करा कि जो ट्रफ होता है तो कांचा लोहा का हो सकता है, पत्थर का, डामर का, कुछ ही इतना सारा चीजों का हो सकता है। ठीक है, केबल रखने के बाद ट्रफ को बिटुमिनस या डामर मिश्रण से भरकर ढक दिया जाता है, और जब ट्रफ रखा जाता है तो हम ऊपर से बालू लूचा जो भी रखे ढक के भर देते हैं। यह विधि अच्छी और यांत्रिक सुरक्षा दिखा रहा है कि यह विधि कारगर है और सुरक्षा इसमें बढ़िया मिलता है। ठीक है, अब आता है अंडरग्राउंड फॉल्ट। ठीक है, अंडरग्राउंड फॉल्ट किसको बोलेंगे, इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। अब समझिए, यहाँ पे कह रहा है कि अंडरग्राउंड केबल में फॉल्ट, अंडरग्राउंड जो केबल होता है उसमें फॉल्ट क्या होते हैं। तो कह रहा है कि जब केबल सही तरीके से बिजली नहीं पहुंचाती है तो उसमें फॉल्ट या दोष खराबी कहते हैं। अब सबको मालूम है कि अंडरग्राउंड जो केबल है उसमें करंट जा ही नहीं रहा है ना, हमारे जहाँ पे आउटपुट है वहां पे आउटपुट कुछ मिल ही नहीं रहा है। तो सबको मालूम है कि भाई फॉल्ट है। तो फॉल्ट मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, है ना। ओपन सर्किट फॉल्ट, है ना, ओपन सर्किट फॉल्ट। ओपन सर्किट फॉल्ट क्या होता है, जब तार टूट जाता है उसको ओपन सर्किट फॉल्ट बोलते हैं, है ना। तो पहला फॉल्ट क्या था, ओपन सर्किट, केबल का कंडक्टर बीच में टूट जाता है, इसी को तो बोलते हैं ओपन सर्किट फॉल्ट। इसको किससे टेस्ट करते हैं, मेगर द्वारा इसको पता लगाया जाता है। ओपन सर्किट फॉल्ट को पता करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, मेगर का इस्तेमाल करते हैं। तो मेगर टेस्ट के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, ओपन सर्किट फॉल्ट को पता करते हैं। ठीक है, यदि मेगर इन्फिनाइट रेजिस्टेंस दिखाए मतलब कंडक्टर टूटा हुआ है, मेगर से हम टेस्ट कर रहे हैं और मेगर का जो मीटर है वो इन्फिनाइट रीडिंग दिखा रहा है, तो कहेंगे भाई तार बीच में टूट गया आपका। ठीक है, अब तार कहां पर टूटा हुआ है इसका भी पता लगाने का जुगाड़ है, व्हीटस्टोन ब्रिज के माध्यम से लगाते हैं, आगे हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है,
दूसरा आता है शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। अब शॉर्ट सर्किट फॉल्ट कैसे होता है? जब इंसुलेशन खराब हो जाए दो तारों का और आपस में वो सट जाए तो शॉर्ट सर्किट हो जाता है ना। कारण कि मल्टी कोर केबल में दो कंडक्टर इंसुलेशन खराब होने के कारण आपस में छू जाते हैं। दो गो तार आपस में जा रहा है नीचे नीचे, अब दोनों का गर्म होकर इंसुलेशन फेल कर गया और दोनों छू गए आपस में सट गया, तो क्या होगा? शॉर्ट सर्किट होगा। अब शॉर्ट सर्किट होने के कारण इंसुलेशन फेल भी हो सकता है, केबल पुराना हो जाए तो भी होता है, और नमी की वजह से, तो नमी होने की वजह से हो सकता है। केबल पुराना तो इंसुलेशन काम नहीं करता है तो उससे भी होता है। और कभी कभी क्या होता है, इंसुलेशन फेल कर जाता है, डुप्लीकेट मटेरियल का बना होता है तो फेल कर जाता है। ठीक है, करेंगे पहचान कैसे करेंगे? तो बहुत ज्यादा करंट, ये अचानक से करंट का फ्लो बढ़ जाएगा। जब शॉर्ट होता है तार, याद रखिएगा, जब दो तार आपस में शॉर्ट सर्किट बनता है, शॉर्ट होता है, तो करंट का फ्लो बढ़ जाता है। तो अगर करंट का फ्लो अचानक से बढ़ गया तो भाई कहेंगे तार में कहीं ना कहीं शॉर्ट हुआ है। या फ्यूज या एमसीबी ट्रिप कर जाए, फ्यूज उड़ जाए, आपका एमसीबी गिर जाए, तो मालूम चल जाएगा कि भाई जो हमारा केबल है इसमें कहीं ना कहीं क्या हुआ है, शॉर्ट हो गया है या इंसुलेशन फेल कर गया है। ठीक है, तो फिर उसको क्या करेंगे? चेक करेंगे, है ना। अब बताया तीसरा अर्थ फॉल्ट। तो अर्थ फॉल्ट सबको मालूम है कि केबल का एक कंडक्टर जमीन को छू जाता है ना। केबल का कंडक्टर कहीं ना किसी वजह से जमीन को छू लिया, बॉडी को टच कर गया, तो बोल देंगे भाई अर्थ फॉल्ट हो गया है। कैसे पहचानेंगे? तो मेगर का एक टर्मिनल कंडक्टर से दूसरा टर्मिनल अर्थ से जोड़ते हैं। क्या बोला? एक टर्मिनल को कंडक्टर से जोड़ देंगे और दूसरा को अर्थ से जोड़ देंगे, ठीक है ना, जमीन से। तो अगर जीरो या बहुत कम रेजिस्टेंस आए तो अर्थ फॉल्ट है। अगर उसमें जीरो दिखा रहा है रेजिस्टेंस या बहुत कम रेजिस्टेंस दिखा रहा है किसमें? मेगर के अंदर में, तो कहेंगे कि भाई ये अर्थ फॉल्ट है, जमीन फॉल्ट है। ठीक है, यहां तक समझ गए आप लोग? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है कि यहाँ पे कि अंडरग्राउंड केबल फॉल्ट लोकेशन, भूमिगत केबल के फॉल्ट को स्थिति को ज्ञात करना। जो जमीन के अंदर जो केबल होता है ना, उसमें अगर फॉल्ट आता है तो एक बहुत बड़ा चैलेंज ये होता है कि पता कैसे करेगी कहाँ पे फॉल्ट है, बहुत दूर फॉल्ट है कि नजदीक में फॉल्ट है, ये पता करना काफी मुश्किल काम हो जाता है। उसी के बारे में यहाँ पे दो तरह के हम लोग क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। एक करते हैं मरे लूप टेस्ट और एक वर्ली लूप टेस्ट करते हैं, ठीक है ना। इससे पता करते हैं कि हमारा केबल में कहाँ पे फॉल्ट है। ठीक है, तो कह रहा है कि भूमिगत केबल जमीन के नीचे होती है, इसीलिए फॉल्ट आंख से दिखाई नहीं देता है। सही बात है, भूमिगत केबल जमीन के नीचे होता है तो वो फॉल्ट हमें आंख से दिखाई नहीं देता है। और फॉल्ट की सटीक सही एग्जैक्ट लोकेशन जानने के लिए विशेष परीक्षण करते हैं। कौन कौन से करते हैं? मरी लूप टेस्ट करते हैं और वर्ली लूप टेस्ट करते हैं। ठीक है, आइए यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं मरी लूप टेस्ट, है ना, क्या होता है। तो कह रहा है कि मरी लूप टेस्ट एक विधि है जिसमें अंडरग्राउंड केबल में अर्थ फॉल्ट और शॉर्ट सर्किट फॉल्ट की दूरी ज्ञात करने के लिए की जाती है। अब याद रखिएगा, जो मरे लूप टेस्ट होता है ना, मरे लूप टेस्ट में क्या होता है कि अर्थ फॉल्ट, ठीक है ना, और शॉर्ट सर्किट फॉल्ट दोनों का पता लगाने के लिए हम लोग करते हैं कि भाई कितना दूरी पे ये फॉल्ट आया है, जमीन के अंदर कितना दूरी पे हमारा अर्थ फॉल्ट या शॉर्ट सर्किट फॉल्ट कहां पे है। ठीक है, कह रहा कि यह वीज स्टोन ब्रिज प्रिंसिपल के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस पे करता है? वीज स्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे यह सिद्धांत पे कार्य करता है। इसमें खराब केबल और प्लस में अच्छा केबल एक लूप घेरा बनाया जाता है। कह रहा कि एक खराब केबल जिसमें नहीं जा रहा है करंट और एक में करंट जा रहा है, इन दोनों का एक लूप बनाते हैं। भाई दो केबल, एक तो खराब है जिसमें करंट नहीं आ रहा है, एक होगा जिसमें करंट जा रहा होगा, दोनों का एक लूप बना देते हैं। ठीक है ना, अब लूप बनाने के बाद ब्रिज बैलेंस किया जाता है, क्योंकि वीज स्टोन ब्रिज पहला चैप्टर में आपको पढ़ाए थे कि वो बैलेंस कंडीशन में रहना चाहिए, है ना। बैलेंस का कंडीशन में हम लोग चेक करते हैं बैलेंस है कि नहीं। अगर इनबैलेंस दिखाता है मतलब कहीं ना कहीं सर्किट में प्रॉब्लम है। तो कह रहा है कि खराब केबल और अच्छा केबल का एक लूप बना दिए और वीज स्टोन ब्रिज को बैलेंस करते हैं। रेजिस्टेंस के अनुपात में यह पता चलता है कि फॉल्ट कितनी दूरी पे है, और उसमें चार होता है ना, चार तरह के हम लोग क्या कहते हैं रेजिस्टेंस उसके अंदर में होता है, तो उनके बैलेंस करने कंडीशन पे अनुपात पे हमें पता चलता है कि भाई फॉल्ट कितने दूरी पे है। ठीक है ना, कि अगर फॉल्ट रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो तो हमारे टेस्ट कम और एक्यूरेट हो जाता है। क्या बोला कि अगर फॉल्ट का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाता है ना, अगर फॉल्ट का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाता है तो बोलेंगे कि जो मरे टेस्ट है वो कम एक्यूरेट है, बहुत उसके जो रीडिंग दे रहा है, जो हमें बता रहा है, उस पर विश्वास हम बहुत ज्यादा नहीं कर सकते। कम एक्यूरेट का मतलब कि बहुत ज्यादा विश्वसनीय नहीं है, रीडिंग सही नहीं दे रहा है। कब? जब रेजिस्टेंस हमारा क्या हो, बहुत ज्यादा हो, है ना, रेजिस्टेंस प्रतिरोध बहुत ज्यादा हो, तो मरे टेस्ट का जो आपका रीडिंग आएगा वो सही नहीं आएगा। ठीक है,
तो इस तरीके से हम लोग करते हैं मरे लूप टेस्ट। दूसरा आता है वर्ली लूप टेस्ट। क्या आता है वर्ली लूप? लूप मतलब लूप बनाते हैं। लूप मतलब क्या होता है? लूप बनाना, मतलब गोलाकार लूप बनाना, इसको लूप बोलते हैं। करके वर्ली लूप टेस्ट में अंडरग्राउंड केबल में अर्थ फॉल्ट और शॉर्ट सर्किट फॉल्ट खोजने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें भी अर्थ फॉल्ट और शॉर्ट सर्किट फॉल्ट करते हैं, चेक करते हैं, दोनों में सेम ही काम करते हैं। यह भी वीजस्टोन प्रिंसिपल पर सिद्धांत पर कार्य करता है, ये भी सेम उसी तरह से काम करता है, लेकिन इसमें R1 और R2 को फिक्स रखते हैं। R1 और R2 का फिक्स मतलब इसमें कोई परिवर्तन नहीं करते, ये हमारा जो आर्म्स होता है फिक्स रहता है। अभी वीजस्टोन ब्रिज इनको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो पहला चैप्टर में आपको मैंने पढ़ाया है बढ़िया से, आप एक बार देख लीजिएगा, तो जो मैं चीज बोल रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि फिर यहाँ से वीजस्टोन ब्रिज को डिस्कस करना सही नहीं है। पहला चैप्टर में आपको पढ़ा दिए, ठीक है। करेंगे फॉल्ट वाले भाग में वेरिएबल रिलेशन जोड़ा जाता है। R1 R2 को फिक्स कर दिया, तो बचा कौन सा? हमारा R3 और R4 बचा हुआ है, ठीक है। और इसी में क्या करते हैं हम लोग, फॉल्ट वाला जो हमारा क्या होता है वायर होता है, उसमें वेरिएबल रेजिस्टेंस हम लोग जोड़ देते हैं। और हाई रेजिस्टेंस फॉल्ट के लिए बहुत ज्यादा उपयोग होता है, ठीक है ना। कह रहा है कि कहानी यही खत्म कर दिया कि फॉल्ट वाले भाग में वेरिएबल रेजिस्टेंस जोड़ते हैं, बस इसे ऐसे करके हम लोग पता कर लेते हैं। अब वो क्या है कि इंस्ट्रूमेंट्स है, अब उसको जब तक प्रैक्टिकल नहीं करिएगा आपको पता कैसे चलेगा कैसे हो रहा है, तो उसका कोई जरूरत भी नहीं है। बस इतना ही ध्यान रखना जितना बताया हूं। इसमें दो रेजिस्टेंस को फिक्स कर लेते हैं और दो को वेरिएबल पर रखते हैं। और वेरिएबल में कौन होता है? जिस तार के अंदर में फॉल्ट हुआ उसको रखते हैं, ठीक है। और ये कह रहा है कि ये हाई रेजिस्टेंस फॉल्ट के लिए ज्यादा उपयुक्त होता है। जिसमें हाई रेजिस्टेंस फॉल्ट हो, जिसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई हो, उसके लिए हमारा क्या होता है, बेस्ट माना जाता है, ठीक है। और कुल मिलाकर इस टेबल को ध्यान में रखेंगे। कौन सा टेबल? ये आपके सामने जो दिख रहा है कि रेजिस्टेंस अगर वेरिएबल हो तो हम लोग मरे लूप टेस्ट करते हैं, ठीक है। और फिक्स्ड हो तो वर्ले लूप टेस्ट करते हैं। ध्यान रखिएगा, रेजिस्टेंस अगर वेरिएबल हो तो मरले लूप टेस्ट, और फिक्स्ड हो तो वर्ले लूप टेस्ट करते हैं। हाई रेजिस्टेंस फॉल्ट के लिए हम लोग ये जो मरले लूप टेस्ट कम सुटेबल, मतलब सही नहीं होता है, और ये हमारा बहुत अच्छा सुटेबल होता है। एक्यूरेसी की बात करें, इसमें एक्यूरेसी बहुत ज्यादा नहीं है, मतलब ठीक ठाक ही है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा बेहतर एक्यूरेसी हमको मिलता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अंडरग्राउंड केबल भी हम मैंने समाप्त कर दिया, ठीक है। तो आज का क्लास खत्म हो गया। अंडरग्राउंड केबल आज मैंने जितना पढ़ाया वो अंडरग्राउंड केबल के बारे में ही पढ़ाया, टोटली खत्म कर दिया, ठीक है। तो इसको बढ़िया से नोट्स बनाना है, और नोट्स में एक भी पॉइंट को छोड़ना नहीं। जितना मैं लिखवाया हूं आप कॉपी में जरूर लिख लेना। दोबारा से जब रिवीजन करोगे ना, उस समय शॉर्ट नोट्स बनाना होगा। अभी सब लिखना है, जितने क्वेश्चन करवाए सारे क्वेश्चन को लिखिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, सब चीज समझ में आ जाएगा, कोई भी चीज छूटेगा नहीं। और जब जाकर क्वेश्चन का फिर प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन बैंक लगाएंगे, प्रीवियस क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, AI बेस्ड क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, तो होगा क्या कि एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है।